नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक बच्चों, लाभ और हानि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। टॉपिक पढ़कर बच्चों आपको पूरा लाभ हो रहा होगा, चीजें आपके लिए थोड़ी ट्रांसपेरेंट बढ़िया प्रकार से क्लियर हो रही होंगी। बच्चों मैं इस टॉपिक में आपको बेसिक बातें बताते हुए शीट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करवा चुका हूं। बेटा बताओ, तीनों शीट आपकी सबकी बढ़िया प्रकार से डन हो गई? सारे सवाल बेटा आपने सेल्फ बना लिए? हालांकि मैंने क्लास में आपको सारे क्वेश्चन करवाए भी हैं, लेकिन फिर भी आपने उनका रिवीजन खुद से किया ही होगा। मैं इस बात की पूरी पूरी उम्मीद करता हूं बेटा। फिर बच्चों हमने शीट नंबर 4 को पढ़ना शुरू कर लिया था, और शीट नंबर 4 के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझते हुए कुछ कुछ बातें आपने कल की क्लास में पढ़ ली थी। तो मुझे सब बच्चे बेटा एक बार इंफॉर्म कर दो कि कल आपने कितने तक के सवाल कर लिए थे? बच्चे बता रहे हैं जी 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए सर। बेटा पहले मुझे बता दो, सवाल नंबर 30 तक में कोई डाउट किसी बच्चे का? 1 to 30 में कोई डाउट किसी का? अभी डाउट बच्चे बता रहे हैं 9 नंबर सवाल और 22 नंबर सवाल, दो आप लोगों ने पूछे हैं। इन दोनों के अलावा बेटा कोई और? इनकी कह रही है जी 5 नंबर सवाल भी करवाओ। 5, 9 और 22 के अलावा बेटा आज तुम्हारा डाउट सेशन भी है, तो मतलब कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, चिंता की बात नहीं है। जितनी बातें मैंने पढ़ाई है उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार कवर कर लेते हैं। कमलेश भैया कहे इतना मजाक कर रहे हो यार, हैं? कहे ऐसा मजाक कर रहे हो? कह रहे जी 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे और 11 रुपए में 10 संतरे बेचे, तो ये तो एग्जैक्ट अपनी शीट का सवाल है। ये तो प्रॉपर अपनी शीट का सवाल है। क्लास में मैंने आपको करवाया बच्चे कि आप आर्टिकल लिखो और रुपए लिखो। 11 संतरे आपने 10 रुपए के लिए हैं, 10 संतरे आपने 11 के बेचे हैं, तो सीपी आ जाएगा आपका 100 रुपए और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 121। 100 रुपए का सामान अगर आप 121 में बेचते हैं तो 21% का लाभ हो जाएगा। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैंने क्लास में आपको बताया बेटा। एक है जी 5वां सवाल कह रहे हैं जी नहीं हुआ। वह पिंकी बेटा बहुत बेहतरीन, मेरे को बहुत आनंद आया कि आपने ये सवाल पूछा है। वास्तव में बहुत टिपिकल क्वेश्चन है बेटा। कुछ हिस्से पर आपको 7% का लाभ हुआ, बाकी पर 17% का लाभ हुआ, कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ हो गया। इनका डिफरेंस आएगा 6, इनका आएगा 4, 3:2 में इसे तोड़ना था, ये बात है। टोटल क्वांटिटी आपके पास बचा 6 क्विंटल है, इसे आप 600 किलोग्राम कहते हैं। ये अगर 5 की वैल्यू है तो 17% लाभ पर 2 भाग बेचा गया, तो 240 किलोग्राम उत्तर आ गया। इस बात में क्या डाउट आया? पिंकी मुझे बताओ एक बार, इस सवाल में क्या डाउट आया? ये तो कोई डाउट की बात मुझे एंगल से किसी लगी नहीं है। और वो सवाल नहीं हुआ, इसका मतलब बेटा बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए। 9 नंबर क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। अगर आपने कल की क्लास को एक बार पढ़ लिया होता, कल की क्लास को एक बार समझ लिया होता, तो एग्जैक्टली मैंने ये क्वेश्चन बताया था। जो मान लो आप 5 किलो गेहूं ये ज्वार खरीद कर लाते, तो 5 किलो गेहूं आता तुम्हारा 150 रुपए का। हम चाहते हैं मुझे 40% का लाभ हो जाए, मतलब मेरे को 60 रुपए का लाभ हो जाए, तो मेरे को मिले 210 रुपए। इसके लिए मुझे 4 किलो गेहूं बेचना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मेरा 20% तो खराब हो गया, ये तो बेचूंगा नहीं, तो 52.5 की कीमत पर बेचना पड़ेगा। सी आपके सवाल का उत्तर था। गजब बात कर लिया आपने तो। जो कल तुम्हें सवाल समझाया था उसी को अगेन पूछ लिया। इसके बाद कह रहे हैं जी 22 नंबर सवाल नहीं हो पाया हमसे। ये तो बेटा जो क्लास में कल चीजें समझाई हैं उनको एक बार देख को लेते हैं। ये भी तुमको मैंने बताया था क्लास में, ये भी मैंने आपको बताया था बेटा कि 26% का लाभ का मतलब होता है कि 50 रुपए का सामान आपने 63 में बेचा, तो ये आपने क्रय मूल्य पर बेचा है, तो 945 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है? यानी 945 ग्राम अगर कहता है दुकानदार, तो 63 से आप काटोगे एक बार 315, 15 गुना किया गया है सर। ये अगर 15 गुना करूंगा तो 750 ग्राम उत्तर बनेगा। ये लो साहब, ये भी दिक्कत है। अरे अब तो मुझे बता दो 30 नंबर तक की जानकारियां सबकी कंप्लीट है? ये तो बिना मतलब आप टाइम पास वाली बातें पूछ रहे हैं जिनमें किसी बात का डाउट नहीं था। और बेटा इन सब बातों को बताने के बाद भी इतने सारे डाउट तुम्हारे क्यों आ रहे हैं भाई? है?
अरे 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं बेटा, वो गुणा कर लो यार, या बेसिक चीजें होती हैं, ट्रिक से कर लो। हमने ये पुरानी क्लास में बता रखा है यार। न्यू कोर्स कब लाइव होगा भाई, मैंने सबमिट कर रखा है और ये लाइव तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो। एक दुकानदार मैंगो खरीद कर लाया 20 रुपए किलो और बेच रहा है 30 रुपए पर किलो। 800 ग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, यानी 800 ग्राम सामान को वो 1 किलोग्राम कहकर बेच देता है। ये बात हो गई। आप इनका रेशो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 8 दूनी 16 का सामान बच्चों 30 में बिक रहा है। अगर 16 का सामान 30 में बिक रहा है तो 14/16 का प्रॉफिट हो गया, यानी 7/8 का प्रॉफिट हो गया, 87.5% का प्रॉफिट हो गया। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के सवाल की बात मैंने आपको बताई थी। जब आप कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करते हैं तो यही जानकारी आपको मिलेगी। ऐसा नंबर सिस्टम कोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, होगा होगा। अब इसका मतलब बेटा यार मैं तुम्हें आज यही सवाल करवाता रहूंगा बार बार। विदिशा, मैंने इसको पर यूनिट पे निकाला था, लास्ट में 3/1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 3/1 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे आप? ये तो आपको देखना है ना कि आप कितनी यूनिट पे काम कर रहे हो। ये तो आप देख रहे हो ना कितनी यूनिट पे काम कर रहे हो। आपने अगर पर यूनिट पे सवाल किया है तो पर यूनिट से भी सवाल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी जानकारी बहुत पॉइंट्स में बनेगी बेटा। इसमें आपकी जानकारी बहुत पॉइंट्स में बनेगी। इससे बेहतर है कि आप यूनिट को इक्वल करके सवाल करो ना बेटा। सिंगल यूनिट से सवाल करोगे तो सिंगल यूनिट में आपको जानकारियां बहुत टिपिकल से लगेंगी बेटा। बेहतर यही होगा कि आप पॉइंट पॉइंट के चक्कर में जाने की बजाय आर्टिकल को इक्वल करके सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चे। अरे यार सौरभ, इनके बाद में आ जाएगा बेटा। अरे सब कुछ होगा यार, आप लोगों को सुकून नहीं है क्या यार? हैं? एक कह रहा है जी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन करवा दो मेरे को, तो एक कह रहा है डीआई करवा दो जी। अरे भाई सब सिस्टम से चलेगा ना यार। आपको शायद मेरा कोर्स पढ़कर अब ये बात अब तक समझ नहीं आई क्या कि मैं तुम्हें जिस ऑर्डर में चीजें पढ़नी चाहिए उस ऑर्डर में बता रहा हूं। मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं करवाया, पहले मैंने परसेंटेज करवाया, परसेंटेज के बाद वो करवाया, क्योंकि मैं जानता था कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए परसेंटेज मैंडेटरी है। तो वो एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग बातें होती हैं बेटा। बीच बीच में ना ऐसे गलत काम मत करो जी। मेरे को तो प्रमोटेशन नहीं करवाते क्या? आपको नंबर सिस्टम नहीं आता क्या? नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाते क्या? अरे भाई करवा देंगे यार, लेकिन सब कुछ एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। क्लास आगे की पढ़ लो ना यार। ऐसे बिना मतलब डाउट भेजे जा रहे हैं जी, मेरे को डिस्काउंट नहीं पढ़ाया आपने, मेरे को तो आपने वो नहीं पढ़ाया। तो भी छोड़ो यार। अब ये क्या लिखा है यार? कुछ समझ पा रहा है बात तुम्हारा बंदा? कुछ समझ पा रहे हैं बात? डिफरेंस बेटा यार एक बार ठीक से लिख के भेज देना यार, मेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यार। ये कोई बात थोड़ी होती है। डिस्काउंट टॉपिक कब पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे बेटा, प्रश्न समय आता नहीं है। डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं पढ़ाएंगे भाई। हैं? समझ नहीं आ रही बातें यार भाई साहब। अरे डाउट सेशन का मतलब ये होता है कि जो चीजें पढ़ रहे हो, जितना अब तक पढ़ा दिया, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं वो बता दोगे क्या? मेरे को डिस्काउंट नहीं करवाओगे क्या? नहीं करवाएंगे भाई, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आज आपको आधा घंटा इसी बात में, ये फर्जी की बातों में वेस्ट करना है, बिना कोई बेस रिपेयर की बातों के। ऐसे बेटा, एक पर्सन ने सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, हैड ही इट सोल्ड 960 मोर ही वुड गेन 12%। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना। तो ये सवाल क्या आपने करा नहीं था? हैं? मूर्खों की तरह काम कर रहे हो। पहले आपने 18% के लॉस पर बेचा, 960 रुपए ज्यादा में बेचते तो 12% का प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब 30% का फर्क पड़ रहा है 960 रुपए के कारण। 1% का मतलब आएगा 32। तो आपका जो सीपी आएगा वो आएगा 3200 रुपए। सीपी अगर 3200 है और ये सामान आप अगर 3840 में बेचते तो आपको प्रॉफिट कितना होता? तो देखते ही आइडिया पड़ रहा है क्या 20% का प्रॉफिट होता? भाई साहब आज तो आपने गजब ही काम कर रखा है। मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हें क्या बताऊं? मेरे को लगता नहीं है कि तुम पढ़ने के हिसाब से कोई काम कर रहे हो। अभी डिस्काउंट वाला पोर्शन होने दो, डिस्काउंट वाला पोर्शन होने दो, तुम्हें यह बात भी समझ में आ जाएगी। डिस्काउंट वाली बात को हो जाने दो एक बार। वाह चांदनी, तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देख लो भाई साहब, इसमें क्या देखना है, देख रहे हो आप? इसमें देखो कितने बेहतरीन सवाल पूछा नहीं, क्या गजब के सवाल पूछे हैं बेटा। मैं तो इन क्वेश्चन में फंस गया, मेरे को ये सवाल नहीं आ रहे हैं। ओ माय गॉड। तो बेटा आपने एक पेज की फोटो क्यों भेजी? पूरा पेपर भेज देते ना, पूरा इतना बड़ा पेपर भेज देते 20 पेज का। भाई इसमें एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को।
तीसरे और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है? तो क्या बच्चों आपने इस पे ट्री नहीं बनाया? तीसरे साल का ब्याज और चौथे साल का ब्याज पूछना है, 18,000 रुपए की राशि है, 10% है, तो क्या आपको ट्री बनाना नहीं आता? यहां 1800 आएगा, यहां 180 आएगा, यहां 1800 आएगा, यहां 360 आएगा, यहां 18 रुपए आएगा। देन चौथे साल में जाओगे 1800 आएगा ही आएगा। ये आपके सामने हो गया 5400 रुपए, तो यहां आ गया 540, ये 540 का आ गया 54, यहां आएगा 1.8। तो आपको तीसरे साल के ब्याज में और चौथे साल के ब्याज में अंतर निकालना है। तो ये तो कट जाएगा, यहां से अंतर आ जाएगा 180 का, यहां से अंतर 36 का और 1.8 का, तो 217.8 रुपए आने चाहिए। है कोई ऑप्शन? खूब टाइम पास करो, बढ़िया, बहुत बढ़िया से टाइम पास करो बेटा, आगे थोड़ी पढ़ना है अपने को, इसी में जीवन निकाल देना पूरा। द डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई आफ्टर 2 years and 4 years are in the ratio of 36 and 127. Find the rate of interest per annum. 2 साल बाद में सीआई और 2 साल बाद में एसआई का जो 2 साल बाद में सीआई और एसआई का डिफरेंस है, उसका रेशियो दिया हुआ है 36 और 127। फाइंड द रेट पर इंटरेस्ट। ये ऑप्शन से और बन सकता है ऑप्शन से। देखो, या तो आप इसको ऑप्शन से करो, और ऑप्शन से करने की बात आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इस जानकारी को ऐसे रेशो के अकॉर्डिंग ट्री बना के सवाल कर सकते हैं। आपको ये बात पता है कि अगर यहां पर 36 आ रहा है तो यहां पर कोई वैल्यू आनी चाहिए। अब वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके आप अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि अगर आप इन जानकारियों को ऑप्शन से करें। ऑप्शन से करना मुझे काफी हद तक ठीक लगेगा। जैसे मैं 16.66 मानता हूं, यानी 1/6 हो सकता है, इसका 1/6 करूंगा 6। यहां पे बच्चों 36 और 72 बन रहा है, तो यहां पर 108 बनेगा। 108 का मतलब 10.8 बनेगा और 6 का 0.36 बनेगा। अब इनका रेशो ले लेना और ट्राई कर लेना। बेहतर यही होगा आप इस सवाल को करने के लिए ऑप्शन पे काम करना, ऑप्शन से बनाना, ऑप्शन से बातें आपके लिए आसान लगेंगी। मैथ का पीडीएफ अपडेट में दीजिए भैया, दे रहे हैं, जितना टॉपिक हो रहा है उसकी पीडीएफ आपको अपडेट में मिल रही है। देखो कितना बेहतरीन सवाल पूछा है नीतू ने। कह रही सर आपने पूरा टॉपिक तो पढ़ा दिया, हमें ऐसी बातें तो आपने बताई नहीं। कह रहे जी आपने ऐसे सवाल तो करवाए ही नहीं ना बेटा कि 5% की हानि पर बेचता है, इतने रुपए ज्यादा में बेचता तो 10% का लाभ होता। क्या तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आ रही? क्या तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आ रही? क्या ये 15% की वैल्यू है, 5% का लॉस है और 10% का प्रॉफिट है, तो क्या ऐसा पढ़कर आप 100% ज्ञात नहीं कर सकते? 5625/15 आएगा, 15 तिया 45 आएगा, 112 7 105 375 रुपए आएगा। हटाओ रे, टाइम पास की बात कब तक मैं बताऊं मैं, सुनो। 31 नंबर सवाल की बात करते हैं बच्चों। 30 तक के सवाल मैं कल करवा चुका था, डाउट तुम्हारे पूरे हो गए हैं। 15 मिनट आपने वेस्ट कर दिए बिना मतलब ही। अब यहां से आगे की कहानी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। पिछले वर्ष श्री ए ने 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपए प्रति चित्रकारी के हिसाब से बेचा। क्या बच्चों आप जानते हैं इस सवाल में एसपी आपका सेम है? हमने दोनों पेंटिंग्स को बेचा है और दोनों को 20,000 का बेचा है, दोनों को सेम रेट पर बेचा है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इसका नाम है बच्चों व्हेन एसपी इज सेम। जब आपका सेलिंग प्राइस सेम होता है तो आपको रेशो बनाना है। अच्छा, एक पर तो आपको 25% का लाभ हुआ है बच्चों। 25% के लाभ का मतलब 4 रुपए का सामान 5 में बिक गया। सेकंड, दूसरे पर आपको 25% की हानि हुई है बच्चों, इसका मतलब 4 का सामान 3 में बिक गया। लेकिन आप बताओ, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए ऊपर वाले को 3 से गुणा कर लें और नीचे वाले को 5 से गुणा कर लें। ऐसा हमने क्यों करा? सर हम सेलिंग प्राइस सेम करना चाहते हैं। बच्चों ये आर्टिकल 12 से 15 और ये आर्टिकल 20 से 15। अब बताओ जी, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अच्छा ये बता दो, अब 20,000 रुपए किस बात की वैल्यू है? क्या ये 15 की वैल्यू है? क्या बच्चों ये 20,000 रुपए क्या 15 की वैल्यू है? अच्छा, पूरे सौदे में क्या हुआ? देखो आप मेरी बात समझना, इस आर्टिकल पर तो आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इस आर्टिकल पर तुम्हें 5 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मैं पूरी बात देखूंगा बच्चे, तो तुम्हें 2 रुपए की हानि हो रही है ना। या आप ऐसा कर लो कि दोनों आर्टिकल 27 रुपए के आए थे, दोनों आर्टिकल आपके, माफ कीजिएगा, दोनों आर्टिकल आपके 22 रुपए के आए थे। क्या हो गया? 32। दोनों आर्टिकल आपके 32 रुपए के आए थे और 30 रुपए के बिक गए, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है ना। देखो अब हमें ना ये बात देखनी है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। सर जी लॉस हो रहा है ना, सी और डी तो उत्तर कभी आएगा ही नहीं। इनको भाई साहब लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, लॉस हुआ है। अब ये उत्तर जो आएगा वो पॉइंट्स में जाएगा। अब देखो आपको ना जजमेंट करना है। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 4,000। बच्चों आप 8,000 में अगर 3 का भाग दोगे, तुम्हारा उत्तर 2,000 से ज्यादा आएगा ना।
आपका उत्तर 2000 से ज्यादा आएगा। ये मोर की जगह लेस कर लेना, लेस। तो आपको ये पता है कि 8000 में 3 का भाग दूंगा, हमारा उत्तर जो बनेगा वो मोर देन 2000 आएगा। तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है सर? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मतलब है मुझे, ये देखना है कि 2000 से ज्यादा का लॉस हुआ है, बस वो एग्जैक्ट पॉइंट में ज्ञात नहीं करना। ऐसे आपको 2000 से अधिक की बात पूछी गई थी, एग्जैक्ट पूछता तो दिशा ठीक बता रहे हैं 2666.66 उत्तर बन जाता। 31 नंबर सवाल क्लियर है। ये बच्चों एक जैसा आपका ट्रेंड चल रहा है, जिनमें मैं आपको एसपी किस प्रकार सेम कर रहा हूं वो बताना है। सारे सवालों का नेचर सेम है बच्चे, मैंने छांट छांट के सवाल दिए हैं, एक साथ क्वेश्चन दिए हैं ये वाले। एक स्टोव और एक कुकर की बेटा कीमत कितनी है? कुकर को आपने बेचा है 30% लाभ पर 10 का सामान 13 में, स्टोव को आपने बेचा है 20% की हानि पर 5 का सामान 4 में। लेकिन सर जी बराबर तो करना पड़ेगा, जब बराबर करूंगा इसका गुणा 4 से इसका गुणा 13 से कर लोगे क्या? तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? सर पहला आर्टिकल 40 का लाके 52 का बेच दिया, दूसरा आर्टिकल मैंने 65 रुपए का लाके 52 का बेच दिया। देखो बेटा दोनों ही आर्टिकल पर आपको एसपी आपका सेम हो गया। आप मुझे बताइए ये 13,125 टोटल है, क्या बच्चों 105 की वैल्यू है क्या? ये तुम्हारा टोटल सीपी है। सस्ती वस्तु का जो भी इनमें सस्ती है उसका रेट दो बेटा, तो सस्ती वस्तु तो कुकर है, कुकर का रेट हम ज्ञात कर देंगे। सर आप इन्हें 5 से काट पाएंगे? 21 5 से काटेंगे 8, या 21 से काटोगे 21 छिका 126 5 2 21 दूना 42 21 5 805, 5000 रुपए उत्तर आ जाएगा। क्या आप लोगों ने ये सवाल घर पे ट्राई किया था क्या? हो सकता है कोई इसे कल की क्लास में पूछ भी ले। मेरे को तो आपके डाउट देखकर कई बार बड़ी हैरानी होती है कि जिस तरह से मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, जिस तरह मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक बात आपको बता रहा हूं, और उसके 3 दिन बाद में आप सेम सवाल लेके आ जाते हैं। कहते हैं जी वो एक आर्टिकल को मैंने 5% के लॉस पर बेचा, 10% ज्यादा पर बेचता तो 15% कैसे आया? समझ नहीं आ रहा। गजब की बात है ये तो। सुनिएगा, अब देखो बेटा आपको इस सवाल में ना ऑप्शंस देखकर आइडिया पड़ रहा है कि जानकारी पॉइंट्स में बन रही है, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होगी बेटा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होगी। आप मेरी बात को समझना। पहला आर्टिकल आपने 14% लॉस पर बेचा है, यानी इसका मतलब होता है बच्चों 7/50, 50 रुपए का आर्टिकल आपने 43 में बेचा है क्या? दूसरा आर्टिकल बच्चों आपने 50 रुपए का आर्टिकल 57 में बेचा है क्या? सर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। जिस सवाल में यह कह दे कि एसपी इनका बराबर है, वहां बच्चों आपको यही काम करना है क्या कि पहले इनका एसपी इक्वल कर दो। अब कई बच्चों को लगता है सर जी इनमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। टाइम आपको लगाना नहीं है बच्चे। आप मुझे एक बात बताओ, ये 624 किस बात की वैल्यू है बेटा? ये किस बात की वैल्यू है? सर ये इनका टोटल क्रय मूल्य है, दोनों का सीपी मिलाकर है। मतलब बच्चों मैं अगर इन दोनों बातों को जोड़ूंगा तो 50 कॉमन आ जाएगा। 50 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 57 + 43 जो कि 100 होता है। 100 का मतलब बेटा इनका जोड़ 5000 रुपए बन रहा है क्या? कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, गुणा भाग दिमाग में करने हैं बेटा। अच्छा जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा बच्चे, तो आपको पता है इसमें से ये घटाऊंगा तो 14 गुणा 50 आएगा। अरे जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा ये 14 गुणा 50 ही आएगा ना। आप गुणा करने बैठना मत। मैं 57 गुणा 50 में से जब 43 गुणा 50 माइनस कर रहा हूं, 50 मेरे सामने कॉमन आ जाएगा, अंदर यही बच जाएगा क्या? तो कैलकुलेशन ऐसे ना कम से कम करनी है, गुणा भाग कम से कम करने हैं। सर ये कट जाएगा बटा में 100 बार। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि 624 गुणा 14 बटा में 100 आएगा। 100 को छोड़ो मारो गोली, 2 स्थान के बाद में पॉइंट आएगा, ये मैं समझ गया। तो आप ये कह सकते हो कि यूनिट डिजिट 6 बनेगा। क्या आप ये कह सकते हो यूनिट डिजिट 6 बनेगा? और 6 वाला बच्चों एक ही ऑप्शन है, तो कैलकुलेशन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए सेलिंग प्राइस सेम के बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं। कई बार 2 आर्टिकल की बात भी आती है, 3 आर्टिकल भी आएंगे, 4 आर्टिकल भी आएंगे। तो आपको रेशो लिखकर सेलिंग प्राइस को सेम कर लेना है, बाकी सवाल में कोई डाउट नहीं होता। बच्चों अब ये बता दो, मैं अपना ये सवाल बहुत आसान तरीके में आपको दूं होमवर्क के लिए, तो आप कर लाओगे ना। देखो पहला आर्टिकल 8% के लाभ पर 25 का सामान बेचा है 27 में, 10% की हानि। सर 10 का सामान बेचा है 9 में। आपने कहा दोनों को एक ही कीमत पर बेच रहे हैं। बच्चों इसका अगर 3 गुना करोगे तो ऐसा कर सकूंगा, हो गया एसपी से। जी हां। अब देखो 9720 रुपए क्या बच्चों 27 की वैल्यू है? बोलो 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 बोलो, 27 की वैल्यू है जी। आप मुझे बताओ टोटल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुई? बच्चों यहां तो मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहां मेरे को 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो फाइनली मैं कहूंगा 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना बच्चे।
मेरे को इस पूरे सौदे में हुआ तो लॉस ही है ना बच्चे, प्रॉफिट तो नहीं हुआ। तो लाभ वाली बातों को तो करना नहीं है, उत्तर बनेगा लॉस वाला। आप ट्राई कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए। इनमें से क्या बनना चाहिए, इनको देखो। हानि वाला बच्चों एक ही ऑप्शन है, खत्म बात। अच्छा यहां पर भी हानि थी क्या, यहां पर भी हानि थी क्या, कोई बात नहीं, गुणा भाग थोड़ा सा पॉइंट गलत है बेटा, यहां पर हानि की बात दी गई है, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ऐसा चिंता की बात नहीं है। दो ऑप्शन हानि के हैं, दो लाभ के हैं, तो हानि वाला उत्तर बनेगा, लाभ तो नहीं बनेगा। 27 से काटोगे बेटा, 27 से 3 बार कटेगा 81, 162 6 बार कटेगा 360 रुपए, उत्तर बन गया। आप मुझे बता दो तरीका सेम आ रहा है ना बच्चों, क्या तरीका सेम समझ पा रहे हैं? ये आपका जो नियम चल रहा है, जो रूल चल रहा है, जो बात चल रही है, वो है व्हेन एसपी इज सेम। सेलिंग प्राइस जब सेम होता है, विक्रय मूल्य जब सेम होता है, तब की बात बनती है, तब की बात होती है। कितना बेहतरीन सवाल है, सुनो बेटा। दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ काउंट करता है और दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर लाभ काउंट करता है। एक तो कहता जी मैं तो क्रय मूल्य से अपना लाभ काउंट करूंगा, एक कह रहा है मैं विक्रय मूल्य से अपना लाभ काउंट करूंगा। कोई बात नहीं, पहले तो मुझे आप इतना बता दो, ये 17.5% का मतलब मैं 7/40 कह दूं क्या? अब भाई साहब कोई बच्चा ये बात मत कह देना कि सर मेरे को ना 7/40 समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे में। अच्छा बच्चों, पहला व्यापारी क्या करता है? सर पहला व्यापारी कहता कि मैं अपना प्रॉफिट सीपी पर काउंट करता हूं, मतलब ये कहता भी 40 रुपए का सामान ला रहा हूं तो मैं उसे 47 का बेचूंगा। सीपी पर तो काउंट ऐसे ही करते हैं, 40 रुपए अगर सीपी है, 40 रुपए अगर सीपी है तो उस पर 7 रुपए कमाऊंगा, 47 का बेचूंगा। लेकिन दूसरा व्यापारी इतना ही प्रॉफिट क्लेम करता है पर वो कहता मैं सेलिंग प्राइस पर काउंट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मैं एक आर्टिकल 40 रुपए का बेचूंगा तो उसमें से 7 रुपए प्रॉफिट के होंगे, मतलब मैंने इसको 33 का लिया होगा क्या? मैंने इसको 33 का लिया होगा क्या? अगर दोस्तों, अगर मैं आपको यह कहता हूं मैंने एक आर्टिकल 40 रुपए का बेचा, इसमें से 7 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं, तो मतलब मैंने इसे 33 का लिया होगा। रेशो बन गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों व्यापारी अपने आर्टिकल को सेम रेट पर बेचते हैं? हाँ सर, दोनों आर्टिकल सेम पर बेचते हैं, तो इसका मतलब पहला मुझे इनका एसपी सेम करना पड़ेगा। अगर सवाल में आपको ऐसी जानकारी मिलती है तो सेलिंग प्राइस को सेम कर दीजिए ना। क्या आप सेलिंग प्राइस को सेम कर सकते हैं? हमने सेलिंग प्राइस को सेम क्यों करा? क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है। आप इस बात को समझ चुके हैं। अच्छा अब मुझे एक सिंपल बताओ, कैलकुलेशन करने को पहले भागा मत करो, गुणा भाग करेंगे लास्ट में। क्या बच्चों 37 और 60 जो है ये 47 गुणा 40 की वैल्यू है क्या? ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि ये क्या है, प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, उनके वास्तविक लाभ का अंतर ज्ञात करना है। आप ऐसा नहीं है कि इनको गुणा करोगे, गुणा देखो आप मेरी बात को समझना। मैंने पहला आर्टिकल 40 गुणा 40 का लिया, 47 गुणा 40 का बेचा, तो 7 गुणा 40 यानी 280 का प्रॉफिट हो रहा है क्या? देखो माइंड में बात करो, दिमाग में करो। लाए कितने का? 40 गुना 40, बेचा कितने का? 47 गुना 40। डिफरेंस जो आएगा वो 7 गुना 40 ही तो आएगा, डिफरेंस जो आएगा ये तो प्रॉफिट है। तो दूसरा आर्टिकल देखो, लाए कितने का? 47 गुना 33, बेचा कितने का? 47 गुना 40, तो प्रॉफिट जो आएगा वो 47 गुना 7 आएगा। आ रही है बात समझ में? यानी 329 रुपए कह सकते हैं। या और भी इजी करना था तो आप इसको भी कह सकते हैं, सर यहां पर मेरा प्रॉफिट होगा 40 गुना 7। अच्छा यहां पे प्रॉफिट 40 गुना 7, यहां पे 47 गुना 7, इनका भी डिफरेंस लोगे तो 7 गुना 7 बनेगा। बस हो गया। क्या इतना ही काम था? हाँ बेटा इतना ही काम था। 4 निमा 36, 4 चौक 16, 2 बार कटेगा। सर 98 रुपए इनके प्रॉफिट का डिफरेंस है, इनके जो प्रॉफिट का आपसी डिफरेंस है वो 98 रुपए आना चाहिए, 98 रुपए आना चाहिए। एक व्यक्ति अपने प्रॉफिट को सीपी पर काउंट कर रहा है, एक एसपी पर काउंट कर रहा है। एसपी पर काउंट करने का मतलब होता है कि अगर मैं एक आर्टिकल 40 का बेचता हूं तो उसमें से 7 रुपए प्रॉफिट के हैं, तो मतलब मैंने उसको 33 का लिया होगा। देखो आपको ना गुणा भाग एक साथ नहीं करने हैं, हमें लास्ट में अपनी चीजों को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको लास्ट में करनी है। क्या 35 नंबर सवाल समझ में आया क्या? कैलकुलेशन करने का समय बचाएंगे, जितना तेज गति में हो पाए उतना लास्ट में गुणा भाग एक साथ करने पर काम करेंगे। ऐसा जो सवाल मैंने आपको अभी बताया था बेटा, डिट्टो सवाल है। देखो डिट्टो सवाल है। आप मुझे एक बात बताएं, पहली बात तो मुझे यह बता दें, इस बात का मतलब मुझे कौन बताएगा?
इसको आप जैसा तुम्हारा मन करे वैसा समझ लो। 16.66 प्लस 5 कह दूं क्या? हमें तो ये बात अपने दिमाग में समझनी है, ये बात अपने दिमाग में समझनी है। आप चाहो तो 15 प्लस 6.66 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 1/6 और 1/20 है, एलसीएम आ जाएगा 60। तो आप कहना चाहिए 10 गुना हो गया और ये 3 गुना हो गया, 3 गुना मतलब 13/60 हो गया। दो दुकानदार है बचे, एक तो इसकी गणना करता है लागत मूल्य पर, एक करता है विक्रय मूल्य पर। तो पहला बंदा जो लागत मूल्य पर गणना करता है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं 60 रुपए का सामान लाकर 73 में बेच रहा हूं, यही कह रहा है ना। ये कह रहा है भी 60 रुपए का सामान लाऊंगा, 13 कमाऊंगा, 73 में बेचूंगा। दूसरा बंदा कहता है मैंने जो सामान 60 रुपए का बेचा है, इसमें से 13 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं, 13 प्रॉफिट के हैं, तो मैंने इसे 47 का लिया होगा क्या? बच्चों मैं आपको कहता हूं, मैंने एक घड़ी आपको 60 रुपए की बेची, इसमें से 13 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो मैंने उसे 47 का ही परचेज करा होगा। ये रेशो लिखना तो समझ में आ गया? अरे रेशो लिखना तो समझ में आ गया क्या? तुम्हें सवाल में साफ साफ बोला गया, मैं कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मन से परिकल्पना नहीं कर रहा हूं बेटा। मैं सवाल में लिखा हुआ है कि इनका सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करना आता है क्या? सेलिंग प्राइस तुम्हें सेम करना आता है क्या? ऐसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, अब ये 1183 क्या है? सर 1183 है ना, इनके प्रॉफिट का डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। तो मैं इनका पहले प्रॉफिट निकालूं, दिमाग में निकालना है। तो आप बताओ, जब मैं इनका अंतर लूंगा ऊपर वाले का, तो 13 गुना 60 आएगा क्या? आ रही है बात समझ में? दूसरा आर्टिकल 73 गुना 13 का डिफरेंस आएगा। इतना गुणा भाग नहीं करने हैं दीपक, अरे गुणा नहीं करना है, दिमाग में समझो। ये इसका प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट। जब मैं इन दोनों का अंतर लूंगा, 13 फिर से कॉमन आ जाएगा, 13 गुना 13 169 का डिफरेंस आ गया। देखो कैलकुलेशन कम से कम करके आपने ज्ञात कर लिया ना। कोई बच्चा 73 का 47 से गुणा करने बैठे, फिर वो इनको घटाए, और वो टाइम वेस्ट होगा, बाल नोचोगे अपने। बेटा क्या मतलब की बात है, सीधा काम करो ना। 1183 क्या 169 की वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है सर। मैंने पूछा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, तो सेलिंग प्राइस तो बेटा 60 गुना 73 है। बस जानकारी से आइडिया पड़ रहा है, पूरा पूरा 7 बार कटेगा। जानकारी से आइडिया पड़ रहा है, 7 बार कटेगा। सर जी 7 छिक्का 42, 420 गुना 73। जीरो के बाद में 6 बनेगा। सर जीरो के बाद में 6 तो एक ही ऑप्शन में है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सवाल करने की आवश्यकता है, तुम्हें आगे इसको करने की आवश्यकता है। बच्चों 1 मिनट से कम टाइम में आप ये सवाल कर पाओगे ना? ये अच्छे सवालों की कैटेगरी में है भाई साहब। पेपर में 20-25% लोग ही होंगे आपके जैसे जो इस प्रकार के सवाल कर पाएंगे, और हो सकता है आप में से भी कई बच्चे इस क्लास के पहले इस प्रकार का सवाल ऐसे ना करते हो सकता है आप करते भी हो, लेकिन इस प्रकार कम से कम डेटा का यूज करके कैसे करते हैं वो आर्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं ना, इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या? एसपी इज सेम। और मैंने आपको कल बताया था ना कि एसपी इज सेम वाले मैं आपको ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इतने ज्यादा सवाल करवाऊंगा कि ये तरीका तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। पेपर में सवाल दिखेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी कि वाह मजा आ गया। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच में अंतर ज्ञात करो। दो सेल्समैन 16.25% लाभ कमाने का दावा करते हैं। एक लागत मूल्य पर गणना करता है, एक विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यथार्थ लाभ में इतना अंतर है, बिक्री इस अनुपात में है, तो इनके विक्रय मूल्य के बीच में आपको बताना है अंतर। कितना बढ़िया सवाल है, सुनो इतना ही अच्छे तरीके में बताऊंगा। बेटा ये सवाल करना तो मुझे आएगा नहीं आएगा बाद की बात है, पहले तो आप सारे बच्चे मुझे ईमानदारी से बता दो, इस परसेंटेज को जानते हो क्या? इसके बारे में थोड़ा अनुमान है कुछ? सर ऐसे तो मुझे याद नहीं है। याद नहीं है तो क्या हो गया बेटा, ये चीज तो पता ही है ना। अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, तो भी कोई समस्या थोड़ी है बेटा। आपको पता है ये 1/10 होता है सर, ये 1/16 होता है। इनका एलसीएम 80 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 13/80 होता है। एक बच्चा इसको कह रहा था 1/6 कह रहा था। अबे नालायको, तुम्हें आज तक 1/6 समझ नहीं आया है? सैकड़ों सवाल कर लिए तुमने, सैकड़ों सवाल कर लिए, एक दो नहीं सैकड़ों कर लिए। इतनी बात ज्ञात करने में मुझे लग रहा है कि आपको टाइम नहीं लगेगा बच्चे। ये जानकारी 13/80 है, और आप जब कई बार सवाल करोगे ना तो ये चीजें भी आपको याद सी हो जाएंगी। ये देखकर 13/80 कहने का मन करेगा। सवाल समझना बहुत ध्यान से बच्चों। जो पहला दुकानदार है ये कॉस्ट प्राइस पर लाभ की गणना करता है। इसका मतलब क्या है? ये कहता जी मैं 80 रुपए का सामान लाके 93 रुपए का बेचता हूं मास्टर जी।
यही कह रहा है क्या? पहला दुकानदार कहता जी मैं 80 का सामान लाया, 13 कमाऊंगा, 93 का बेचूंगा। दूसरा बंदा क्या कहता? कहता मैं विक्रय मूल्य पर गणना करता हूं, यानी ये कहता मैं 80 रुपए का बेचता हूं ना, तो इसमें से 13 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं, 67 रुपए का लेकर आया था। एक बंदा एसपी पर काउंट कर रहा है, एक बंदा सीपी पर काउंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, इस सवाल में इनका बिक्री मूल्य सेम नहीं है। इनका जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 3:5 के रेशो में है, यानी ये 93 और 80 है ना, इसको 3:5 में लेके आना है। तो दिमाग लगाओ कैसे करें। सर पहले तो ना आप इनको बराबर कर लो, पहले इनको बराबर कर लो। मैंने एक बात बताओ, ये बात लिखी है बच्चों, ये बात लिखी है। अब इनका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो गया क्या? हम देखो डायरेक्ट 3:5 में नहीं कर सकते बेटा, डायरेक्ट मेरे को 3:5 में करना नहीं आता है, पर पहले मैं इनको बराबर कर लूं क्या? हाँ, अब ऊपर वाले का गुना 3 से और नीचे वाले का गुना 5 से कर दें। ऊपर वाले का 3 से और नीचे वाले का 5 से कर दें। याद करो मिश्रण वाली क्लास, जहां अपने पास बर्तन थे अलग अलग साइज के, हमने पहले सवाल किए थे क्वांटिटी को इक्वल करने वाले, फिर क्वांटिटी इस अनुपात, ऐसा सवाल किया था ना हमने। टॉपिक कहीं ना कहीं आपस में एक जैसे होते हैं। आप देखो जो मैंने काम करा है बच्चों, ये फर्स्ट आर्टिकल का एसपी है, ये सेकंड आर्टिकल का एसपी है, इसका और इसका अनुपात 3:5 में आएगा। अपना रिक्वायर्ड, अपना आवश्यक अनुपात आ रहा है, अपना आवश्यक अनुपात आ रहा है। आपने कहा जी अब इनका प्रॉफिट में अंतर कैसे निकालें? कुछ काम तो दिमाग में भी कर सकते हो। आप बताओ, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस लोगे तो 80 गुणा 3 240 तो आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 93 माइनस 80 13 बचेगा क्या? अरे ये स्टेप समझ रहे हो ना भाई, मैं एक्चुअली ये कर रहा हूं 93 गुणा 80 गुणा 3 माइनस 80 गुणा 80 गुणा 3। 80 गुणा 3 मैंने कॉमन निकाल लिया है बच्चे, अंदर आ गया है 93 माइनस 80, यानी बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं 240 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 13। अरे श्याम भाई देख ले इसको एक बार, मैंने लिख दिया इसको। आपको ना गुणा करने नहीं बैठना है, गुणा करोगे तो बहुत चिंता की बात हो जाएगी। डायरेक्ट आपको ये बात लिखनी है, अरे इनमें से कॉमन तो आएगा ना बेटा। किसी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कॉमन नहीं आया तो, अरे जब दोनों तरफ से तुम सेम चीज से गुणा करे हो तो कॉमन तो आएगा ना बेटा। इधर इधर एक जैसी बात से गुणा करा है तो कॉमन तो निकलेगा, दुनिया की ताकत कोई रोक ही नहीं सकती। कॉमन तो भाई साहब आएगा, 500% नहीं 1000% आएगा, ऐसा मान लेना। जैसे दूसरे वाली बात को समझो, ये चीज और ये चीज में ये घटाऊंगा तो 93 गुणा 5 कॉमन आएगा क्या, और ऊपर बचेगा 13। कैलकुलेशन कम से कम करेंगे जनाब। एक जो मैंने व्हाइट कलर में ये लिखा है, एक व्हाइट कलर में ये लिखा है, इन दोनों में आपको शायद देखो 13 तो कॉमन दिखेगा ही दिखेगा। 93 गुणा 5 होंगे 450 और 465 माइनस 240, यानी कि मेरे हिसाब से जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है ना, वो इतने रुपए का आ रहा है। मैंने जो सवाल करा है बच्चे, मेरे हिसाब से प्रॉफिट का डिफरेंस इतना आ रहा है क्या? क्वेश्चन में कितना दिया है सर? सवाल में तो दिया है 585 रुपए। ये वाली बात बच्चों 13 गुणा 225 की वैल्यू है क्या? आपने पूछा क्या है? बिक्री मूल्य के बीच में अंतर। बेटा ये बिक्री मूल्य, ये बिक्री मूल्य, इनका अंतर चाहिए तो 93 भी है, 80 भी है और 2 चाहिए क्या? अरे 5 और 3 में 2 का डिफरेंस तो आएगा। कैलकुलेशन कितनी कम करिए ना, चीजों को दिमाग में ही बनाया है ताकि सवाल को आसानी से कर पाए। मेरे दोस्तों हंसिए मुस्कुराइए, आपके सवाल का उत्तर आने वाला है। 13 चौका 52, 6 5 13 5 65, ये पूरा पूरा 5 से कट गया, 5 से 16 बार कट गया। 93 गुणा 32 उत्तर बनेगा, यूनिट डिजिट 6 बनेगा मेरे दोस्तों, उत्तर सवाल का ए बनेगा। ये है दोस्तों बेहतरीन सवाल। सेलिंग प्राइस सेम वाले क्वेश्चन भी बताए, सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाए वो सवाल भी बता रहा हूं बेटा। आपको पहले सेम करना है और बाद में अपने रिक्वायर्ड रेशो में लेकर आना है। जैसे सवाल की लैंग्वेज है वैसा काम करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। तुम्हें एक एक बात बताएगा, जो एग्जामिनर बता रहा है उसको ट्राई कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस में सवालों की वैरायटी खूब बनती है और उसी वैरायटी पर काम कर रहे हैं। 37 नंबर सवाल तुम्हें समझ में आया सारे बच्चों को? और देखो सिर्फ क्वेश्चन को देखना सफिशिएंट नहीं है, हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं यह भी समझना। जो बच्चा कोई पेपर में इनका गुणा करने बैठ जाएगा तो वो अपने सवालों को 2-3 मिनट का बना लेगा। आपको नहीं बनाना है बच्चे, आपको जल्दी करना है। मुझे नहीं लगता कि यह सवाल मुझे आपको बताने की आवश्यकता है बेटा। इसके जैसे तो मैं आपको सेम सवाल करवा चुका हूं ना, बताओ एक बार। भाई मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि कल की क्लास में इसको एज ए डाउट मत ले आना यार, है ना। मेरा बहुत जी दुखेगा बेटा
मेरा बहुत ही जी दुखेगा अगर आप इसको कल की क्लास में एज ए डाउट ले आओगे। कर लोगे ना सवाल ये? सर जी 3 आर्टिकल आ गए, 3 आर्टिकल आ गए। अरे हाँ मतलब मंडे को होगी, कल का मतलब अगली क्लास से होता है बेटा। सर 3-3 आर्टिकल आ गए तो क्या करें? अरे कुछ नहीं करना, मैंने मेरी बात सुनो, ये 18.18% है, ये कहीं ना कहीं 2/11 का वैल्यू है क्या? पहले मैं आपको सिर्फ परसेंटेज लिखकर दे रहा हूं। 20% का मतलब 1/5 है ना। देखिए प्रॉफिट का मतलब प्लस का साइन लगाना, लॉस का मतलब माइनस का साइन लगाना, और ये 14.28% का मतलब 1/7 होता है क्या? सीपी और एसपी का रेशो कैसे बनाएं सर? सुनो, पहला आर्टिकल मैंने 11 रुपए का लाकर 9 रुपए का बेचा होगा क्या? पहला आर्टिकल मैंने 11 का लाकर 9 का बेचा होगा क्या? बोलो। दूसरा आर्टिकल मैंने 5 रुपए का लाकर 6 रुपए का बेचा होगा। 5 और 4 क्यों रोहित? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। फर्स्ट आर्टिकल पर लॉस था, सेकंड पे प्रॉफिट है मेरे भाई। और तीसरे आर्टिकल को 7 का लाकर 8 का बेचा होगा। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है बच्चों। 9, 6, 8 का एलसीएम 9, 8 72 बनेगा क्या? 72 72। 9 का और 8 का एलसीएम 72 होता है, और ये 72 जो होता है बेटा, ये 6 से भी कटता है, तो एलसीएम आ गया 72। क्यों ना मैं इसको सबको 72 कर दूं? 72 करने के लिए मास्टर जी इसके दोनों तरफ 8 से गुणा करना पड़ेगा, इसके दोनों तरफ 12 से गुणा करना पड़ेगा, इसके दोनों तरफ 9 से गुणा करना पड़ेगा। क्या इतनी बात सही? गुणा मत करना, गुणा मत करना, बाकी काम करूंगा बाद में। बच्चों कुल मिलाकर 650 रुपए का लाभ कमाया। पहले मैं देखता हूं लाभ कमाया कितना है। बच्चों पहले वाले सौदे में इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको पता है 11 में 9 घटाओगे 2, 16 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस माइनस लगाना, कहीं पे प्रॉफिट है कहीं पे लॉस है। तो देखो आपको अगर ये बात लॉस और प्रॉफिट में समझ नहीं है तो प्लस और माइनस कर लिया करो। अगर सारा ही डेटा प्लस में है, मतलब सारे प्रॉफिट में है सारे लॉस में है, तो दिक्कत नहीं होती है। पर क्वेश्चन के बीच में प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो आपको प्लस और माइनस पे ध्यान दे लेना चाहिए बेटा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो बच्चे 12 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है क्या? अब कोई ये मत कहना जी 12 कैसे आ गया, कोई ये मत कहना कि 12 कैसे आ गया। ये 12 गुणा 6 और 12 गुणा 5 है, अंतर लूंगा तो 12 कॉमन आ गया, 6 में 5 घटाओगे 1 आएगा। सर जी इन दोनों का डिफरेंस 9 रुपए आ रहा है क्या? अच्छा जी, आपने कहा सर जी कुल मिलाकर पूरी डील में 650 रुपए कमाए हैं, जबकि मैं देखता हूं तो मेरे को बेटा पूरी डील में 5 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। इनको प्रॉफिट दिख रहा है कितना? इनको प्रॉफिट दिख रहा है 650 का, मुझे दिख रहा है 5 रुपए का। तीनों वस्तुओं का एक साथ लागत मूल्य चाहिए बेटा, एक साथ चाहिए तो 88, 60 और 63 का सम चाहिए। 8 या 1 हासिल, 9 6 15 और 6 21, क्या 211 की वैल्यू चाहिए? आप कहना जी 130 गुणा 211 करना है। यूनिट डिजिट पे दिमाग लगाना बच्चे, जीरो के बाद में 3 आएगा, जीरो के बाद में 3 आएगा। ये उत्तर तो बी लग रहा है मुझे, और तो कुछ करना नहीं चाहिए। जीरो के बाद में बी लग रहा है बेटा, और ऐसा उत्तर केवल बी में ही है। 39 की बात समझ में आई ना? मतलब 2 आर्टिकल आए, 3 आर्टिकल आए, 4 आर्टिकल आए, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई प्रॉफिट में है कोई लॉस में है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें सिर्फ एक ही बात चेक करनी, हमें सिर्फ एक ही बात चेक करनी। आदित्य भैया मुझे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट डिवाइड करने से आसान लगता है। डिवाइड करना आसान है या यूनिट डिजिट देखना आसान है? तुम 13 का मल्टीपल क्यों करोगे यार, जब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना कि 1 गुणा 3 करोगे 3 आ रहा है। 3 जब एक ही ऑप्शन में है, फिर 13 से भाग देकर कहां चेक करते फिरोगे यार, क्यों करना है भाई? बच्चे थोड़ी थोड़ी चिंता में आने लगे कि सर ये सवाल कैसे करें, इसमें तो 4 चीजें आ गई। पर मुझे लग रहा है ये सवाल तुम्हें एक बार सेल्फ ट्राई करना भी चाहिए, एक बार तुम्हें सेल्फ ट्राई करना भी चाहिए ना। अगर ये सवाल तुम्हें घर से करने को दे दूं बेटा, तो क्या लगता है कर पाओगे? है कोई संभावना? देखो ये बात तो चिंता मत करना, 14.28% का मतलब होता है 1/7 का लॉस। सीपी और एसपी 7 6, देखो सिर्फ रेशो कर रहा हूं, बाकी काम आप सेल्फ करोगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं रेशो की बात। 12.5% का प्रॉफिट है, ध्यान देना प्रॉफिट है और लॉस है, इस बारे में गलती मत कर देना। ये 15 सही 5/13, सर ये तो मुझे याद ही नहीं है। 13 5 15 195, 200/13, 200/13, ये 2/13 बनेगा। ये 2/13 का लाभ है, यानी 13 का सामान बिकेगा 15 में।
और लास्ट बच्चों 9.09% की हानि है, 1/11 का लॉस है, 11 का सामान बिकेगा 10 में। मेरे को लग रहा है इस पूरे एसपी सेम है, तो इनका एलसीएम 90 मान लूं क्या? 90, इनका एलसीएम 90 आ जाएगा बेटा। अब आगे सवाल कर लोगे ना, इसका गुणा 15 से, इसका गुणा 15 से, इसका गुणा 10 से, इसका गुणा 10 से, इसका भी 6 से, इसका भी 6 से, इसका भी 9 से, इसका भी 9 से। आगे तुम्हें सेल्फ करना है, आगे मैं नहीं बताऊंगा। अब मैंने सवाल का 80% काम तो कर दिया है, अब 20% तो घर से करके लाना, ये मत कहना जी आगे हमें आएगा नहीं। ये सुनो जी, अब थोड़ी कहानी चेंज हो गई, अब थोड़ी कहानी चेंज हो गई। अब की बार मैंने ना आपको तीसरे आर्टिकल पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताया, तीसरे आर्टिकल पर मैंने आपको प्रॉफिट लॉस बताया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि तीनों आर्टिकल सेम रेट पर बेचें। देखो एसपी जब सेम होता है ना, तो उस लैंग्वेज को कैसे कैसे एग्जामिनर मोड़ सकता है, मैंने सारी कोशिश कर ली है, जितना मेरा दिमाग चला मैंने सारा काम कर लिया है। अब तुम देख लो, एक्स आर्टिकल को आपने 30% के लॉस पर बेचा है, इसका मतलब बेटा 10 रुपए का सामान तुमने साथ में बेचा है क्या? आप मुझे ना ये रेशो बता दिया करो, मेरे को रेशो नहीं आता है, आप रेशो बता दोगे तो अपने लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, वाई आर्टिकल को आपने 36.36, ये 4/11 होता है क्या? लाभ है, लाभ का मतलब प्रॉफिट है। अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दो बाबू, एक बात और बता दो, सारे आर्टिकल का प्रॉफिट सॉरी सेलिंग प्राइस सेम है, 15 और 7 को सेम कर लो, 105 कर लो इसको, ये 15 और ये भी 15, ये 7 और ये भी 7, कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा? जेड आर्टिकल भी आपने पक्का 105 का ही बेचा होगा, जेड आर्टिकल भी 105 का ही बेचा होगा जब तीनों आर्टिकल सेम रेट पर बेचे। अच्छा, ये भी कह रहा है पूरी डील में ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, इसका मतलब सुनो, पहले वाली डील में तुम्हें 45 रुपए का घाटा हो रहा है क्या? पहले वाली डील में आपको 45 रुपए का घाटा हो रहा है क्या? लॉस, लॉस का मतलब माइनस। बेटा दूसरे वाली डील में तुम्हें 28 रुपए का फायदा हो रहा है क्या? दूसरे वाली डील में 28 रुपए का फायदा हो रहा है। मैं अगर इन दोनों डेटा को देख रहा हूं तो मेरे को आइडिया पड़ रहा है, सर जी इन दोनों पर तो मुझे 17 रुपए का नुकसान हो रहा है, इन दोनों पर तो नेट अगर मैं निकालूंगा ना तो 17 का लॉस हो रहा है। अगर ये आर्टिकल आपको 17 रुपए कमाकर दे दे तो पूरी डील में नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये आर्टिकल मुझे 17 रुपए कमाकर दे दे तो पूरी डील में नो प्रॉफिट नो लॉस, अपना हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो 17 का प्रॉफिट हो गया 105 में बेचने पर, इसका मतलब बच्चों आपने ये आर्टिकल 88 का लिया होगा क्या? अगर मैंने ये आर्टिकल 105 में बेचा और मुझे 17 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने 88 का लिया होगा ना? अरे वाह सर, मजा आ गया बात का। ये 2520 क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, 105 की वैल्यू है। जेड का क्रय मूल्य कितना है? 88 है साहब, 88 है। अरे सर जी इतना आसान तो पहले कभी करा ही नहीं था। 21 से काटोगे, 21 से कम 21, 4 2 21 दूना 42, 24 बार कट रहा है। 88 गुणा 24 करेंगे बेटा, यूनिट डिजिट देखो 2 बनना चाहिए, 8 चौका 32, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर 11 का मल्टीपल भी है, डी बनना चाहिए, 3 2 5 और 4, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल तो केवल डी है, डी आ गया जी ऐसा। टेक्निकल क्वेश्चन है ये सवाल पेपर में वही बच्चा करके आएगा जिनको जानकारी पता है टॉपिक के बारे में। आपने सरसरी तौर पे टॉपिक पढ़ा है, 2-4 सवाल एसपी सेम वाले कर दिए, तो ऐसा सवाल आप तेज गति में कर पाओ संभव नहीं है। उसके लिए इस प्रकार की अप्रोच आनी मैंडेटरी है। हर कोई व्यक्ति तुम्हें इस प्रकार के सवाल नहीं करवाता है बच्चे, क्योंकि इनको करने में एफिशिएंसी ज्यादा लगती है, बच्चे को समझाने में कष्ट ज्यादा होता है, तो अगला इतना माथा पच्ची करता ही नहीं है, सोचता है कि बेसिक बेसिक करवा दो जी हो जाएगा काम, होता नहीं है। जरा बताइए, यह सवाल तो बड़ा ही सिंपल है बच्चे, बड़ा ही सिंपल है। पहला आर्टिकल 25% के लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर बेचा, यानी 4 रुपए का सामान 5 में बेचा। दूसरा आर्टिकल भी देखो बेचा तो 5 में ही है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों? सेम है। दूसरा आर्टिकल बेचा तो 5 में ही है, इसका मतलब 6 का लिया होगा क्या? कैसे पता? क्योंकि मुझे पूरे सौदे में ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, इसका मतलब मैंने उसको 6 का लिया होगा। सर देखो, टोटल सीपी भी 10, टोटल एसपी भी 10, मामला खराब कहानी बराबर। वाह दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। ये आर्टिकल मैंने 1/6 के घाटे पर बेचा है, यानी 16 सही 2/3% का उत्तर। कई बच्चे बोलेंगे सर ये 4000 रुपए किसी काम नहीं आएगा। ये 4000 रुपए केवल ये बताने के लिए था कि दोनों का एसपी सेम है। ये देखो, ये 2 वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, ये कहने की कोशिश कर रहा है एसपी सेम। जरा एक बार सोच के बताओ बेटा,
व्हेन एसपी इज सेम, इस कंसेप्ट पर आपने अब तक कितने सवाल कर लिए? 20 सवाल कर लिए ना। और ये समझ में तो आ गए ना क्या चल रहा है। मतलब इनको जब तुम घर पे 2 बार रिवाइज करोगे ना, तो ये बात तुम्हें प्रॉपर तरह से क्लियर हो जाएगी, प्रॉपर तरह से ये बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक और कहानी समझते हैं, एक और कहानी समझते हैं बेटा। मैं तुम्हें ना एक छोटा सा एक मंत्र दे रहा हूं, इसको समझना। मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूं बच्चे, मैंने एक आर्टिकल 10% के प्रॉफिट पर बेचा, एक आर्टिकल मैंने आपको 10% के लॉस पर बेचा। दोनों का एसपी क्या है? सेम है। ये कंडीशन है बच्चों, दोनों का एसपी क्या है? सेम है। तो इसमें मैं एक जानकारी ज्ञात करना चाह रहा हूं, मैं इसमें एक बात निकालना चाह रहा हूं। क्या? पहला आर्टिकल तो 10% के प्रॉफिट पे 10 का सामान 11 में बेचोगे। दूसरा आर्टिकल बच्चों 10 का सामान 9 में बेचोगे। एसपी सेम कैसे करोगे? इसका गुना 9 से करोगे सर, और इसका गुना 11 से करोगे। ये काम जानते हैं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल तुम्हारा जेब से खर्चा कितना हो गया भाई? टोटल मैं 2 आर्टिकल लेकर आया था, 2 आर्टिकल मैंने बेचे हैं सर। ये आर्टिकल 90 रुपए का आया था, ये आर्टिकल 110 का आया था। मेरी जेब से खर्चा हो गया 200 रुपए का। ये आर्टिकल मैंने बेचा 99 रुपए का, ये भी 99 रुपए का, तो 198 रुपए के बिक रहे हैं क्या? कुल मिलाकर अगर मैं पूरे सौदे की बात करता हूं बच्चे, तो 200 रुपए के सामान पर मुझे 198 मिले हैं बच्चों। 2 रुपए का लॉस हो गया क्या? परसेंटेज में बात करूंगा तो आप कहना जी 2 रुपए का लॉस हुआ, 200 पे हुआ, गुणा में 100% आ गया, कट गया 1। सर पूरी डील में ना 1% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब सर ये चीज तो मेरे लिए कहानी बन गई, ये चीज तो मेरे लिए कहानी बन गई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर एक आर्टिकल को तुमने X% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरा आर्टिकल आपने X% के लॉस पर बेचा, और दोनों का एसपी सेम है। ध्यान देना, ये एसपी सेम की बात मैंडेटरी है। ये नियम केवल तभी काम करेगा जब एसपी सेम हो। जिस क्वेश्चन में एसपी सेम नहीं है वहां काम नहीं कर सकता, वहां काम नहीं कर सकता बच्चे। एसपी सेम होगा तभी काम करेगा। तो नेट डील में आपको x² बटा 100% का लॉस होगा हमेशा। अगर एक आर्टिकल पर तुम्हें X% का प्रॉफिट, एक पर X% का लॉस, और जब एसपी सेम होता है तो नेट तुम्हें बच्चों x² बटे 100% का लॉस होगा। इस डील में आपको प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा लॉस को डिनोट करेगा। बात समझ में आई ना? 1% नहीं फिक्स बेटा, वो तो उस क्वेश्चन में 1% आ गया था। ये तो मैंने फॉर्मूले में बताया ना कि x की बात आएगी तो x² बटा 100 करना है। एक एग्जांपल और देख लो बेटा। मैंने एक आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पे, एक आर्टिकल 20% के लॉस पर बेचा, और इनका एसपी सेम है। ये बात मैंडेटरी है, ध्यान दे लेना, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर दो बेटा। पहला आर्टिकल 5 से 6 में, सेकंड आर्टिकल 5 से 4 में। आपने कहा जी अरे मेरे को पता है नालायको, मैं तुम्हें प्रूव करके बता रहा हूं भाई, मेरी बात को सुन तो लो, सुन तो लो एक बार। ये आर्टिकल तुम्हारा 20 रुपए का आया, दूसरा आर्टिकल 30 रुपए का आया, कुल मिलाकर आपका खर्चा हो गया 50 रुपए। एक आर्टिकल तुमने 24 का, दूसरा आर्टिकल 24 का, टोटल आपको मिलेंगे 48 रुपए। हमें नुकसान कितना हो गया सर? हमें 2 रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए से? 50 रुपए से। परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में बच्चों 4% का लॉस आ गया। अगर मैं ये बात डायरेक्ट याद करता तो 20 और 20 का मतलब माइनस का 400 बटे 100, तो ये बात आपके सामने आ गई जी, माइनस का 4% लॉस हो गया। अरे हाँ भैया, दोनों सेम पे लगाना यार। अगर अलग अलग होते बेटा तो मैं XY नहीं कर लेता वहां पे। जब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, ये 10 का एग्जांपल दिया है, ये 20 का एग्जांपल दिया है, यहां पे x लिख रहा हूं, तो इसका मतलब समझ लो ना कि बराबर होना चाहिए यार। थोड़ा आईक्यू लेवल भी यूज कर लो ना यार, थोड़ा आईक्यू लेवल भी यूज कर लो कि एसपी सेम है, एक आर्टिकल पर इतना प्रॉफिट, एक पे इतना लॉस, तो पूरी डील में x² बटा 100% का लॉस होगा। क्या आ गया समझ में? देखो कई बार ना इस प्रकार के सवाल पेपर में मिल जाते हैं, हमें कुछ इन सवालों में करना ही नहीं होता। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्त। एक व्यापारी 2 मशीनों को 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचता है। इसका मतलब इसने पहली कंडीशन पूरी कर दी है, एसपी इन्होंने सेम कर दिया है। एक आर्टिकल 32% का प्रॉफिट, एक पे 32 का लॉस,
तो पूरे लेन देन में क्या होगा, तो हमें इसमें से लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। और कितना होगा, तो आप कहना जी 32 का स्क्वायर बटा में 100 इतने परसेंट का होगा। 1024 में 100 का भाग दोगे तो 10% 24 का लॉस होगा। ये बात अब साबित करने की तो नीड नहीं है ना, कि तुम छोटे बच्चों की तरह बात को प्रूव करने बैठ जाओ बेटा, और किसी बच्चे को लगता हो कि नहीं नहीं सर मैं साबित करूंगा, तो फुर्सत से कर लेना बेटा। मेरे पास इतना वक्त है नहीं। तुम्हारे पास पेपर में अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा तुम्हें मिले, लोगों से तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले, तो आप ये काम घर पे चाहो तो साबित करने का काम भी कर सकते हो। मैं आपको इसके लिए 1% भी मना नहीं करूंगा। साबित कैसे करना है ये मैं आपको समझा चुका हूं, आप ये काम कर लेना। पहला आर्टिकल अगर 32% के लाभ पर बेचोगे तो इसका मतलब होता है बच्चे 8/25, 25 का सामान बिकेगा 33 में। दूसरा आर्टिकल 32 के लॉस पे, तो इसका मतलब 25 का सामान बिकेगा 17 में। आप इसका गुणा 17 से, इसका गुणा 17 से कर लेना, इसका गुणा 33 से, इसका गुणा 33 से कर लेना, फिर इनको सॉल्व कर लेना। मेरे को तो नहीं आता, पर नेट आपका जो लॉस आएगा ना वो 10.24% का आएगा। क्या कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ गई? क्या कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ गई आपकी? बिना पेन उठाए पलक झपकते ही उत्तर को टिक करके आओ, डी ऑप्शन। बिना अपना कीमती समय गवाए सीधा उत्तर करके आओ। मैं तुम्हें इस प्रकार का सवाल करवा चुका हूं क्या? मैं तुम्हें इस प्रकार का सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं ना? अरे शुभम 2 मिनट में जान निकल जाती है क्या यार? थोड़ा पढ़ भी लिया का 10 मिनट यार। घड़ी में देख रहा है 12 बज गए ब्रेक नहीं लिया, 12 बज गए ब्रेक नहीं लिया, ओ माय गॉड 12 बज गए ब्रेक नहीं लिया। थोड़ा पढ़ भी 10 मिनट यार। तुम्हें कोई आदमी पढ़ाए ना एफिशिएंसी से, तुम्हारी जान निकल जाती है। तुम घर पे खुद से 1 घंटा कैसे पढ़ते होंगे यार? है? यह सवाल हालांकि मुझे बताने की नीड नहीं है। पहला बंदा अपने लाभ को खरीद मूल्य पर, इसका मतलब 5 का सामान 6 में। सेकंड बंदा कह रहा है जी लाभ को विक्रय मूल्य पे 5 का बेच रहा है, उसमें से 1 रुपया लाभ का है, ऐसा यही है क्या? विक्रय मूल्य। अब देखो एक ही प्रकार के मैं तुम्हें कितने सवाल बता चुका हूं बेटा, इनमें अब तो आपका दिमाग कंफर्ट हो गया होगा। सर पहला बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है, पहला बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 5 रुपए का कमा रहा है क्या? दूसरा बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है सर जी वो कितने, 6 रुपए का कमा रहा है क्या? लाभ में अंतर दिया है 85। बच्चों 85 क्या एक की वैल्यू है, और आपको 30 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2550 कर दीजिएगा मालिक, उत्तर सवाल का सी बन जाएगा। ऐसे सवालों में अब तो दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में अब तो दिक्कत नहीं आएगी, किसी को पूछने की नीड थोड़ी है। अगर कभी कोई तुमको बोले कि पेपर में सवाल आया था एसपी सेम वाला, तो तुम कहना कि एसपी सेम वो तो हमारा फेवरेट है, वो तो हमारा फेवरेट है। ऐसे क्वेश्चन को तो लपक के लेते हैं हम। ट्राई खुद से करो सवाल ये। मैं आपसे 5 मिनट के बाद मिलूंगा। इतनी देर में आप ये सवाल थोड़ा सेल्फ अपने मन से करने का प्रयास करना, और मुझे मतलब क्लास के बाद डेटा आपका ऐसा दिखना चाहिए कि 90% लोग सवाल का उत्तर कर पाए। बड़े आराम से उत्तर आना चाहिए। देखते हैं 5 मिनट के बाद पोल दूंगा इसका तुम्हें। जब क्लास के मैं दोबारा आऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं पोल दूंगा और उत्तर मैं आपका पोल पे देखूंगा। तो प्लीज ट्राई करना अपने मन से।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। बिल्कुल भैया, पोल देंगे, बिल्कुल देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितना आप सब लोगों ने सवाल किया बेटा, खुद से किया ना, तरीके में चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और एक एक सवाल का प्रॉपर कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं सबने सवाल किया भी होगा खुद से। पोल आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिएगा। देख रहा हूं अब तक आपने क्या पढ़ा है। बहुत बेहतरीन, 80% का रिजल्ट बता रहा है कि बच्चे बातों को ठीक से समझ रहे हैं। इस प्रकार का सवाल अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बेहतर है। 1/13 का साफ साफ मतलब होता है 7.69। 1/13 का मतलब यही होता है। अब ये सवाल देखो आपने कर लिया होगा, पहला आर्टिकल 20% के लाभ पर, दूसरा आर्टिकल 25% की हानि पर, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो इसको 8 और 6 मान लीजिए बेटा। कुल मिलाकर 13 रुपए का सामान लाके 12 में बेच दिया सर, 1/13 का लॉस हो गया, और इसी का मतलब 7.69% होता है। दैट्स ऑल। इतना करने की नीड थी निशुभम, 1/13 सूत्र बन जाता बेटा। चलो बेटा, ये सेम सवाल है, पढ़ के बताओ, घर से कर लाओगे क्या? 47 नंबर सवाल सेम है जैसा आपने सवाल अभी देखा था। मुझे लगता नहीं है कि उसमें और इसमें कोई फर्क है। ऐसा तुम्हें एक सवाल और करवा दूं। 16% का लाभ है, इसका मतलब होता है 4/25, यानी 25 रुपए का सामान लाकर 29 रुपए में बेच दिया। दूसरा बच्चों 12% का लॉस, ये होता है 3/25, यानी 25 रुपए का सामान लाकर 22 रुपए में बेच दिया। आपने कहा सर जी एसपी इनका सेम है, हालांकि इस बात की कोई यूज नहीं है मेरे को, पर सेम है बस इसीलिए दिया है। तो आपने इसका गुणा 22 से कर दिया, इसका गुणा 29 से कर दिया। देखो गुणा भाग मत किया करो, गुणा भाग मत करके करो, गुणा भाग करने के सख्त खिलाफ है हम। आप ये बता दो, ऊपर वाली डील में 4 गुणा 22 88 का प्रॉफिट हो रहा है क्या? और इस वाली डील में बच्चों आपको हो रहा है लॉस। कितना हो रहा है? 29 कॉमन लोगे 87 का लॉस हो रहा है। कुल मिलाकर हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पर हो रहा है सर? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? इन दोनों को जोड़ोगे 29 और 22 होते हैं 51। 51 गुणा 25 पे, गुणा नहीं करना भाई, गुणा में 100 और परसेंट, 4/51 करना है। 4 में 51 का भाग दोगे तो 4 में 51 का भाग करना आपको आता होगा बेटे, 0.07 कुछ बनेगा, और ये ए उत्तर के करीब बनेगा। इसको ट्राई कर लेना, उत्तर यही बनेगा। खत्म बात। सर जी अगर 3 आर्टिकल आ जाएं और सवाल ऐसा ही बन जाए तो क्या बताओ जो करना चाहिए, या होमवर्क कर लोगे? सर 3 आर्टिकल आ जाएं, पर गौर करना इसमें एसपी सेम नहीं है, इसमें सीपी सेम है बच्चों, इसमें सीपी सेम है। ध्यान दे लेना, इस पे सीपी सेम है। 3 वस्तुएं हैं, प्रत्येक आपने 3000 रुपए में खरीदी हैं, तो इसमें आपको रेशो करने की नीड नहीं है। नहीं रेशो, अरे सीपी तो इक्वल है ना बेटा। अरे मेरे भाई, अरे सीपी को सेम क्यों करना है बाबू? ये आर्टिकल 3000 रुपए का लाए, ये तो आसान सवाल होता है, 15% कमा रहे हो। ये आर्टिकल 3000 का लाए, इस पर 10% कमा रहे हो। ये आर्टिकल 3000 रुपए का लाए, इस पर 15% का लॉस हो रहा है। तो आप ये बताओ, इसका 15% का प्रॉफिट, इसका 15 का लॉस तो बराबर हो गया। अरे मैं 2 आर्टिकल लाया 3000 पे, 3000 पे, एक पे 15 कमाया, एक पे मैंने लॉस खाया, ये तो कट गया। कुल मिलाकर आप कहना सर जी मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रही थी, 300 का 10%, 300 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 9000 रुपए पे। टोटल सीपी तो यही है ना। तो कुल मिलाकर आप कहना सर, कुल मिलाकर आप कहना कि मेरे को 10/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ये सवाल तो सीधा ही है। अरे जब तीनों के सीपी का रेशो दिया हुआ है, तीनों के सीपी का रेशो दिया हुआ है, सीपी सेम दिया हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में, फिर तो ये एकदम इजी बन जाएगा। फिर तो आप डेविएशन भी कर सकते हो, सवाल कुछ भी नहीं करना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ कि अगर मान लो यहां पे होता 3000 रुपए, यहां पे 4000 रुपए और यहां पे 5000 रुपए होता, तो क्या बच्चों इस सवाल में आप डेविएशन कर लेते? डेविएशन जैसे आप मेरी बात को समझो, एक आर्टिकल मैंने लिया 3000 रुपए का, एक आर्टिकल लिया 4000 रुपए का, एक आर्टिकल लिया 5000 रुपए का। यहां पर मेरे को हो रहा है 8% का प्रॉफिट, 12% का लॉस, 15% का प्रॉफिट। तो ज्ञात कर लोगे ना कि तो पूरी डील में क्या हो रहा है। कॉमन सेंस से कर लो डेविएशन की बजाय।
3000 का 8% आएगा 240 का प्रॉफिट, 12% का लॉस है 480 का लॉस आएगा, और यहां पे मेरे को बन रहा है 750 का प्रॉफिट। तो 750 और 990 में से 510 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पे? 5 4 9 3 12,000 रुपए, गुणा में 100 और परसेंट लगाओगे, 2 0 1 0 खत्म, 3 से काटोगे 17/4%, यानी 4.25% का प्रॉफिट हो गया। ये तो सवाल इजी बन जाते हैं बेटा, ये तो बातें इजी बन जाती हैं। जब एसपी सेम होता है ना, तब आपको रेशो वाली कहानी पकड़नी पड़ती है, इनमें तो पकड़ने की नीड नहीं है, ये तो आसानी से बन गया। पढ़ के बताओ जी क्या करना चाहिए, मैं करवाऊं या आप करोगे? सेलिंग प्राइस सेम है, इस बार थोड़ा मामला अलग आ गया। आपने कहा सर जी यहां तो हमें विक्रय मूल्य अलग अलग दिया गया है, कोई बात नहीं, आप इनके विक्रय मूल्य का रेशो बना पाएंगे? ये 4960 है ए आर्टिकल, और बी आर्टिकल का 3720 है। क्या ये दोनों आर्टिकल 124 से कट रहे हैं 4 बार और 3 बार? सर इनका जो विक्रय मूल्य है ना वो 4:3 में है। हमने पहले एक सवाल तुम्हें करवाया था जिसमें बच्चों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य इस अनुपात में अनुपात दिया था। अब अनुपात दिया नहीं है, आपको बनाना पड़ा है, तो बनाने के बाद अगला काम तो कर पाओगे ना। ए आर्टिकल बेचा है 31.25% के प्रॉफिट पे। ये जानकारी कितने फ्रैक्शन में होगी बताओ एक बार? बहुत बढ़िया, 5/16। मतलब कि आप ये कहना जी पहले वाले बंदे ने 16 रुपए का सामान लाकर 21 में बेचा है। क्लियर? बी आर्टिकल पर बच्चों नुकसान हो रहा है 18.18, यानी 2/11 की वैल्यू है क्या? 11 रुपए का सामान आपने 9 में बेचा है क्या? लॉस है ना, हानि है ना, हानि, तो माइनस करोगे। सर विक्रय मूल्य का रेशो कैसे बनाएं? पहले तो सेम करना पड़ेगा बच्चे, डायरेक्ट तो अपने को रेशो करना आता नहीं है। 9 और 21 का एलसीएम लोगे तो आएगा 63। 63 मतलब इसका गुणा 3 से कर लेना और इसका गुणा 7 से कर लेना। क्या विक्रय मूल्य सेम हो गया? विक्रय मूल्य सेम हो गया बच्चे? सेम नहीं करना है सर जी, विक्रय मूल्य 4 3 में बनाओ, इसका गुणा अगेन 4 से कर दीजिए, इसका गुणा अगेन 3 से कर दीजिए। आगे सवाल बन जाएगा क्या? आगे सवाल बन जाएगा। आप कहना सर जी ये आर्टिकल आ रहा है 48 चौका 192 रुपए का और बिकता है 4 तिया 12 240 252 रुपए का, 60 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है यहां से। और यहां से हानि कितनी हो रही है सर? 21 और 21 2 42 रुपए की हानि हो रही है। कुल मिलाकर आप कहना जी 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पे? 77 तिया 231, 2 और 1 3, 9 3 12 का एक आंसिल, 423 गुणा में 100 और परसेंट आ जाएगा। 9 से काट पाएंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36 6 3 963, 200/47, 47 से गुणा करेंगे 7 बार, सॉरी माफ कीजिएगा 4 बार, 160 और 28 4 पॉइंट समथिंग उत्तर टिक कर दीजिए। ये लो बेटा, हम प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चंस की तरफ काम कर रहे हैं बच्चे। इजी इजी बातें तो शीट नंबर 1 2 3 में कर चुके हो, अब तो थोड़ा बेहतरीन लेवल चल रहा है, अब तो थोड़ा उच्चतम स्तर की बात हो रही है। अब आ गया बच्चों, इसके बाद जो कंसेप्ट आ गया, इसके बाद जो सवाल बनेंगे सारे के सारे इस शीट में, वो हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। कंटेंट की खूबसूरती, एक टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस और एक टाइप के एक साथ क्वेश्चन मिलेंगे और खूब सारे मिलेंगे बच्चे। इसे बोलते हैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, एक ऐसा दुकानदार जिसका कोई ईमान नहीं है, जो बेईमान है। बच्चों अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो इसका मतलब लाभ कमाने के लिए करता है। मैंने आपको यह बताया था कि अगर एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तो आप यह मानना बच्चों वो 10% सामान ज्यादा लेकर आता है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ज्यादा लेकर आता है, और ज्यादा लेकर आता है इसका मतलब यह होता है कि वो 10 रुपए की जगह 11 रुपए का सामान ले आता है। 10 रुपए की जगह 11 का सामान। खोखा कितनी बार बताऊं बेटा, अगर 11 का सामान 10 में बेचेगा तो नुकसान हो जाएगा। अरे खोखा अगर 11-10 का रेशो बनाएगा बेटा तो लॉस हो गया ना। अरे गलत काम मत कर भाई,
बेईमानी के सिलसिले में सीपी आना चाहिए कम और एसपी आना चाहिए ज्यादा, तभी आपकी बेईमानी कामयाब होगी, तभी आपकी बेईमानी का फायदा होगा कुछ। और अगर बेचते समय करेगा, बेचते समय बच्चों सीपी और एसपी का रेशो लिखना 9:10। इसका मतलब होता है बेचते समय वो दुकानदार कम तोलता है और खरीदते समय अधिक तोलता है। अरे यही तो होगा ना बेटा। आप खुद पे मान लो, अगर आपके पास कोई व्यक्ति सामान बेचने आता है और आपको चीटिंग करनी है, आप बायर हैं, आप खरीदने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? आप तराजू में 11 किलो सामान डाल के बोल देंगे कि भाई देख 10 किलो हुआ है। तराजू में 11 किलो सामान डाल के बोलेंगे कि देख भाई 10 किलो हुआ है। ये तो हो गई चीटिंग। और वही सामान जब तुम बेचोगे तो क्या करोगे? अब 9 किलो सामान डाल के बोल दोगे देख भाई 10 किलो हो गया। यही होगा ना। खरीदते समय आप ज्यादा तोलोगे और बेचते समय कम तोलोगे। ध्यान रखना, यह बात पल्ले बांध लो कि बेईमान दुकानदार के सवाल में सीपी पर वैल्यू कम आएगी और एसपी पे वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि हम ये बात प्रॉफिट लॉस में जानते हैं कि सीपी अगर कम होगा, एसपी अगर ज्यादा होगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा, सीपी कम एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो बेईमानी करके वो अपना लाभ कमाता है। ये तो प्रैक्टिकल चीज है कि कोई व्यक्ति ठगी मारकर बेईमानी करके अपना नुकसान थोड़ी करेगा। अरे वो लाभ कमाने के लिए करेगा भाई। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, ये टॉपिक की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है बंधु। सुनो, एक व्यक्ति गलत बांट का प्रयोग करके खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। बच्चों, खरीदते समय अगर ये 10% का लाभ कमा रहा है तो 10 रुपए का सामान ये 11 कहकर ले रहा है ऐसा। और बेचते समय बच्चों 9 किलो सामान को 10 किलो कहकर बेच दे रहा है। और ये बात समझ में, ये वाला काम तो करता है खरीदते समय। जब बाई करेंगे तो शॉपकीपर ही ना वेट करके देंगे ना, तो ज्यादा वेट कैसे करेंगे? इसी को तो बेईमानी कहते हैं। और ये काम करेगा बेचते समय, नादान बालक है, इन्होंने मार्केट में अभी चीटिंग देखी नहीं है। कुल मिलाकर बच्चों आप कहना जी सीपी आ रहा है 90 और सेलिंग प्राइस आ रहा है 110, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है जी 20/90 का, यानी कि 2/9 का। और 2/9 का मतलब होता है 22.22%। कई बार लोग क्या करते हैं, नहीं सी आंसर नहीं बनेगा पिंकी, डी बनेगा। उत्तर 22% नहीं है, 22.22 आएगा। उत्तर 22% नहीं है, 22.22 आएगा, तो डी टिक करना चाहिए, ना कि सी। न क्यों होता? लगभग नहीं बोला बेटा, आपको दिया है ऑप्शन। अगर नन ऑफ दिस दिया है तो आपको ये चेक करना चाहिए। आप भी कितने भोले बच्चे हो ना, कह रहे जी वो नाप के देगा तो फिर चीटिंग कैसे करेगा? चीटिंग लोग कर लेते हैं बेटा, है ना, तराजू में गड़बड़ करके वो सेटिंग कर लेते हैं ऐसी। एक बेईमान विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कह रहा जी अपन तो क्रय मूल्य पे बेचते हैं भाई साहब, कमाई कुमाई कुछ नहीं करते, समाज सेवा करते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम के वजने में इतना ही तोलता है। यानी बच्चों वो 875 ग्राम सामान है ना, वो तुमको दे देता है 1000 ग्राम बोलकर। यही है ना, 875 ग्राम वजन तोलकर तुमको बोलता है कि 1 किलोग्राम हो गया, ले जाओ। तो उसने गड़बड़ कर दी। कमा कितना लिया? सर इसको 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 5 125, 25 चौका 100, 40 बार, 7:8। कुल मिलाकर वो व्यक्ति 1/7 कमा रहा है। और 1/7 का मतलब तो आप लोग जानते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कैसे काम करता है, बात को समझ लगे? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कैसे काम करता है, बात क्लियर है? देखो, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% के लाभ पर बेचता है। ये तो मार्केट में आपको साफ साफ कहता है कि भैया मैं 5 रुपए का सामान लाकर 6 रुपए का बेचता हूं, 5 का सामान लाकर 6 का बेचता हूं साहब, 20% कमाता हूं, बड़ी ईमानदारी से कमाता हूं। लेकिन गलत भार का प्रयोग करके 10% कम तोलता है, यानी 9 किलो सामान को 10 किलो बेच के बोल देता है। क्या 9 किलो सामान को 10 किलो बेच के तोल देता है? ये लो जी, काटा पीटी कर लो बेटा। ये 2, ये 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 3, कुल मिलाकर 3 रुपए का सामान 4 रुपए में जा रहा है। 1/3 का प्रॉफिट है। उत्तर आ गया सी। अगर कभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल बने तो ऐसे ही तुम्हें रेशो बनाना है
सवाल में 3 टर्म आ जाए, 2 टर्म आ जाए, देखो कई बार क्या होगा ना, वो तुम्हें 20% का प्रॉफिट भी बोलेगा, गलत भाग का प्रयोग भी कर लेगा, सवाल में डिस्काउंट भी दे देगा। तो आप तो रेशो बनाइएगा, कुछ नहीं करना, रेशो बनाओ, मामला खत्म। पर रेशो बनाने में गलती मत कर दीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपका सवाल ठीक नहीं कर पाएगी बेटा। भाई साहब ये कहता जी मैं तो सामान को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, पर कम वजन का प्रयोग करके 40% की बेईमानी करता है। 40% वजन कम का मतलब होता है कि वो आपको 2/5 कम तोलता है। तुमने उससे 5 किलो चावल मांगे तो वो तुम्हें 3 किलो ही देगा। तुमने अगर 5 किलो चावल मांगे तो वो तुमको बेटा 3 किलो ही देगा। 40% की गड़बड़ी कर गया। तो लाभ कितना कमा लिया सर? 2/3 कमा लिया। इसका मतलब होता है बी। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सीजीएल 2022 के पेपर में भी आया था और बहुत ही आसान सवाल बनते हैं, चिंता की बात नहीं है। कर दोगे सवाल क्या? सिर्फ मुझे इतना बताओ आप सारे बच्चे, सीपी और एसपी का रेशो क्या मैं 840 और 1000 लिख दूं? वो 1 किलोग्राम की बजाय 840 ग्राम ही तोलता है। सर अगर 4 से काटोगे 21, 4 से काटोगे 25, 4/25 का प्रॉफिट, माफ कीजिए 4/21 का प्रॉफिट कमा रहा है, गुणा में 100 और परसेंट, 4/21 यही हो रहा है ना, 21 और 25, ठीक है। तो लगभग उत्तर ज्ञात करना है, 400 में 21 का भाग दीजिए, करीब करीब 19% के आसपास बनना चाहिए बेटा। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, 19 के आसपास बनना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप डिवाइड करके और भी देख लेना, 19 पॉइंट समथिंग बनेगा और करीब करीब उत्तर 19 ही बनेगा। ये आपके सवाल का उत्तर आएगा। जरा बताओ तो। एक दुकानदार कहता जी मैं अपने सामान को 30% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, कह रहा 10 का सामान लाके 13 में बेचूंगा, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, यानी 800 ग्राम वजन है, आपको बोलता है देखो 1000 ग्राम हो गया। ऐसा कम तोलता है ना बेटा, कम तोलता है। तो आप ये कहिए सर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 रुपए का सामान सर 13 में बेच रहे हैं, 5/8 का प्रॉफिट हो रहा है, उत्तर बन जाएगा बी। कितनी सी देर के सवाल है ये? कितनी सी देर के सवाल है? 10-10 सेकंड के, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के मैक्सिमम है। इससे ऊपर तो टाइम क्या लगना है बच्चे? देखो ये तुम्हें चीटिंग कर रहा है दुकानदार। क्या कह रहा है कि मैं तो अपना सामान भैया घाटे में बेचता हूं, कह रहा है मेरे को स्टॉक क्लियर करना है, हम तो 44% का घाटा उठा रहे हैं, 11/25 का लॉस हो रहे हैं, 25 का सामान सर जी हम 14 में बेच रहे हैं क्या? ये घाटे में उठाने का वादा करता है, लेकिन तोलता कितना है सर? 910 ग्राम वजन है ना, ये तुम्हें 1000 ग्राम बोल के दे देता है। ऐसा आपने कहा बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। हम इसको काटेंगे, 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 13 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 13 रुपए का सामान 8 रुपए में बिक रहा है। मुद्दे की बात यह है, नुकसान कितना हुआ सर? नुकसान हो गया जी 5/13 का गुणा में 100%। क्या आप ये बात जानते हैं 1/13 का मतलब होता है 7.69%। 35 और 3 38.4 उत्तर बनेगा ए। ये आप गुणा भाग करके वेरीफाई कर सकते हैं। देखो 1/13 का ये मतलब है, अगर 5/13 ज्ञात करना चाहता हूं, या तो आप 500 में 13 का भाग कर लो, ऐसे 13 तिया 39, 110, 13 8 104, 38 पॉइंट समथिंग, या आप आईडीए से इसका 5 गुना कर लो, तो 7 का 5 गुना 35, इसका 5 गुना करेगा 3.45 के करीब जाएगा, लगभग लगभग लगभग। तो मेरा उत्तर बनेगा वो 38.45 के करीब बनेगा। एग्जैक्ट तो ज्ञात नहीं करना है, उत्तर ए बन जाएगा। फाइन। हम इनका रेशो क्यों बना रहे हैं? रेशो बनाने की आर्ट क्या है, कला क्या है, आप लोग समझने लग गए होंगे बेटा। एक व्यक्ति अपने सामान का मूल्य 15% बढ़ाता है। तुमने कहा भैया क्या रेट लगाओगे? उसने कहा 20 से 23। तोलता कितना है? 92 की जगह 100 तोलता है। 23 चौका 92, 20 से काटोगे 5 बार, 4 का सामान 5 में बिकता है, उत्तर आ गया 25%। मैंने ये सवाल तेज गति में बताया है, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में तो आ गया होगा बेटा। ये सेम प्रकार का सवाल तो आप सेल्फ कर लोगे ना। सीजीएल 2021 का एक बेहतरीन शानदार अल्टीमेट सवाल। देखो आपको लग रहा है सवाल बड़ा है, लेकिन नहीं। ये क्या है? एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का प्रयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। यानी जहां से सामान ला रहा है आपूर्तिकर्ता, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, उसको भी चीटिंग कर रहा है, और जहां से ये सामान बेचता है उसको भी चीटिंग कर रहा है। अब वो जब खरीदता है ना तो 20% वजन ज्यादा ले आता है, यानी 5 की बजाय 6 वजन ले आता है।
5 की जगह 6 वजन ले आता है। और जब बेचता है तो 20% कम तोलता है, यानी 5 बोलकर आपको 4 वजन दे देता है। तो कुल मिलाकर आप कहना ये 2 और 3 का अनुपात है, 2-3 का मतलब 50% हो गया। आपसे भी उत्तर आने चाहिए बेटा, ये 5 और 6 कैसे आया, 4 और 5 कैसे आया, ये तुम्हें पता लग जाना चाहिए। सुनो, इसमें आपको रेशो बनाना है 3 बार, ये 3 बार रेशो बनाना है, 3 बार। देखो खरीदते समय इतने परसेंट की बेईमानी करता है, अरे कर लो सवाल, मुझे फिर कल करने पड़ेंगे ना, समझ लो एक बार। खरीदते समय की बेईमानी करेगा बेटा, इसका मतलब क्या होगा सर, 40 का सामान ये 49 ले आएगा, ये बोलो। ज्यादा लेकर आता है, खरीदते समय ज्यादा, और बेचते समय 6.66 का मतलब होता है 1/15, यानी 15 वजन की जगह 14 तोलता है। बेचते समय कम तोलेगा, खरीदते समय ज्यादा लेगा। और ये भी कह रहे भैया मैं पैसा पूसा नहीं कमाता रे भाई, मैं तो हानि पर सामान बेचता हूं, ये भी आपको मार्केट में कहते हुए घूम रहा है। हो गया ना सवाल, हो गया ना। 8 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 3 बार। कुल मिलाकर 42 रुपए का सामान 49 में बिक रहा है, 7 से काटोगे 6 का सामान 7 में बिक रहा है, ये प्रॉफिट हो गया। माय गॉड, क्या ये इतना आसान था? हमें तो आज तक लगा नहीं, अब लग रहा है। सुनो, 4 बार परसेंटेज आ गया। अरे सर जी तरीका समझ लिया, अब चाहे 10 बार दे तो क्या फर्क पड़ता है ना। ये पहली बात, तो अपना जो रेट है ना वो 35% ऊपर रखता है, यानी 20 रुपए का सामान लाके कहता है जी 37 में बेचूंगा। लेकिन ग्राहकों को 23% की छूट भी देता है, कहता जी मैं 100 रुपए का सामान है 77 में बेच दूंगा, अपने को ज्यादा काम नहीं चाहिए, डिस्काउंट भी दे देंगे। बात को समझ रहे हो ना। ये मैंने कैसे करा, जो आपने रेट बढ़ाया था उससे, ये मैंने कैसे करा, जो आपने डिस्काउंट दिया था उससे। अब एक देखो, खरीदने के समय बच्चों, खरीदते समय, जब खरीदते समय बात आएगी तो ज्यादा वजन लाएगा ना, तो कह रहे हैं जी 1000 ग्राम की जगह 1120 ग्राम ले आता है खरीदते समय, और बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम ही तोलता है। तो 880 कम वाले पे आएगा और ज्यादा वाले पे ये आएगा क्या? आपने कहा सर कितनी प्यारी बात है, रेशो क्यों नहीं कर लेते इनका? 1000 से 1000 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 11 से काटोगे 8 बार, 11 से काटोगे 7 बार, 8 से काटेंगे सर 14 बार, 14 गुणा 8 112 होते हैं, और कुछ कट पाएगा? 2 से काट लो 10 और 2 से काट लो 7, इधर बचेगा बच्चों 1000, यहां बनेगा 27 गुणा 49, बस इतना ही सवाल है। 27 गुणा 50 करोगे तो ये बनेगा 27 1350 1323। कुल मिलाकर आप कहना सर जी मेरा 1000 रुपए का सामान है ना 1323 का बिक गया, तो ये ऊपर का जो 32.3% आया है ये प्रॉफिट तो है तुम्हारा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में मैंने आपको एक बार चेंज करने की बता दी है। देखो मैक्सिमम 4 बार सवाल बनेगा, रेट बढ़ाकर बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीटिंग खरीदते समय कर ले कोई दिक्कत नहीं है, बेचते समय कर ले तो दिक्कत नहीं है। नहीं नीरज, सक्सेसिव से बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि खरीदते समय और बेचते समय में, खरीदते समय बेचते समय में आपको कम ज्यादा कहां लिखना है ये बात समझनी जरूरी होती है। कई बार हम ये बात समझते नहीं है, बस इतना ध्यान रखना बच्चे, इसमें गलती पता है क्या कर देते हैं, वो इधर कर देते हैं 1000 और इधर कर देते हैं 880, सर कम तोला है ना ये बोलकर। जब ये गड़बड़ कर दोगे ना तो आपका उत्तर गलत होना कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आपने इस समय कॉमन सेंस को बुला दिया। भाई प्रॉफिट कमाने के लिए सीपी कम रखना, एसपी ज्यादा रखना, अगर पलट दिया खत्म खत्म खत्म। एक मीटर में बच्चों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अरे बता दो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, अब खरीदने गया तो 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर ले आया, बेचने गया तो 80 सेंटीमीटर का कपड़ा 100 सेंटीमीटर बोल के बेच दिया। आपने कहा जी को डिस्काउंट दोगे? कह रहे हाँ 20 का डिस्काउंट भी देंगे, ये लो। भ्रमित किया गया तुम्हें। 100 से 100 कैंसल, 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 6 बार, 4 से 4 कैंसल, कुल मिलाकर 5 का सामान 6 में बिक गया सर जी, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के मैंने आपको सारे सवाल बता दिए, जो जो कैटेगरी बन सकती है वो सारी बता दी है बेटा। अब ये सवाल बता दीजिए, ये सवाल हो जाएगा आपसे। हालांकि मैंने सारे सवाल बता दिए हैं, अब कल की क्लास में ये कहीं क्वेश्चन ले मत आना भैया कि सर हमसे ये हुआ नहीं है, बस
शीट कंप्लीट। फिर तो एक ही सवाल बचा था, बाकी तो मैंने सारे करवा ही दिए, बाकी तो मैंने बता ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। शीट नंबर 4 को बेटा कंप्लीट मान लिया जाए अच्छे से। शीट नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट। आ जाओ फटाफट से शीट नंबर 5 शुरू करते हैं। ये मत कहो कि आज इतना ही करते हैं, आज इतना नहीं करेंगे बेटा, आगे तुम्हारी 3 दिन छुट्टी है, तो 3 दिन छुट्टी है तो बढ़िया से सवाल करना ना। शीट नंबर 5 को स्टार्ट करो। ये कोई नया टॉपिक नहीं है ना, अरे ऐसा नहीं है कि मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया आप बोल रहे सर नेक्स्ट टाइम करवाना, क्योंकि सेम टॉपिक चल रहा है, सेम टॉपिक चल रहा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी क्यों है? हम कहीं बाहर जा रहे हैं सर, कुछ मैं जा रहा हूं जागरण सुनने, जागरण है माता का, एक अपने रिलेटिव है उनके घर पे, कल शाम का जागरण है तो जाना है। अरे आजकल चल रहे नवरात्रे, तो माता रानी के जागरण सुनने का मेरे को बड़ा शौक रहता है। मैं जब अपने होम टाउन में होता हूं और कहीं जागरण होता है तो स्पेशली मतलब मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो जागरण पूरी रात अटेंड करता हूं, पूरी रात। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट गए माथा टेका और आ गए, नहीं। जब मैं कहीं जागरण में जाता हूं तो मेरे को इतना मतलब मजा आता है, खुद को अंदर से फील आता है कि पूरी रात सुबह आरती करवाकर बिल्कुल वंदना करके उसके बाद ही घर आते हैं। एक्चुअली मेरा होम टाउन हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में हमारे चलता है पंजाबी कल्चर, और जयपुर में हमें उस तरह का जागरण नहीं मिलता है जैसा हमने आज तक सुना है। तो मन करता है कि अपन उसी तरह का अपना सुने जो अपने को फील है, जो भाव है। सुनो बेटा, अब बच्चों जो आगे की ये शीट नंबर 5 है ना, ये अगेन तुम्हारा आ गया रिवीजन। हमने आपकी जो मैथ के बेसिक कंसेप्ट है ना, उनको हर टॉपिक में रिवाइज करवाया है। आप समझना, जब मैंने आपको एलिगेशन करवाया ना, एलिगेशन, तो एलिगेशन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में, ब्याज में, परसेंटेज में, जहां जहां काम आता है वहां वहां बताया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे एवरेज। एवरेज कह दीजिए, या बच्चों आप अपना तरीका डेविएशन कह दीजिए। एलिगेशन भी कहीं कहीं लग सकता है। डेविएशन का मतलब क्या होता है? देखो मैंने कोई आप एक बार एग्जांपल समझो। मैं बच्चों एक बार मार्केट से ना टॉफी लेकर आया, ठीक, टॉफी लेकर आया बहुत सारी। अब ये टॉफी जो लेकर आया बहुत सारी, इनमें से मैंने क्या करा बच्चों, 760 टॉफी 10% के लाभ पर बेच दी। मैंने 1140 टॉफियां 15% के लाभ पर बेची। और बच्चे मैंने 570 टॉफी 5% के लॉस पर बेची, लास्ट में लॉस पर बेची। तो मुझे इस पूरी डील में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बताना है, प्रॉफिट या लॉस की बात बतानी है, क्या करें? तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, क्या बच्चों हम इस सवाल में डेविएशन अप्लाई कर सकते हैं? नंबर ऑफ टॉफी, देखो ये नंबर 19 से कट रहा है, 190 से कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 6 बार, और ये कट रहा है 3 बार कट रहा है। आप कहना जी 4 टॉफियों पर 10-10% का प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट हो गया। 15% का 6 टॉफियों पर है, 90% हो गया। 3 पर 5 का घाटा है, 15 का घाटा हो गया। तो कुल मिलाकर ये 13 लोगों में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगी बात क्या? 13 में इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगी क्या सर? 130 में 15 घटाओगे, 115/13%। 13 8 104, तो 104 8 सही 11/13% का मेरे को नेट प्रॉफिट हो गया। क्या ऐसा अपन जज कर सकते हैं? या आपने डेविएशन कैसे लगाया था? हम ये मान लें कि 10 15 -5 है, बीच में कहीं 10 मान लेते हैं। अब 10 का 10 में डेविएशन आएगा 0। सर ये 10 से 5 ज्यादा है 6 बार, तो प्लस का आ गया 30। ये सर जी 5 कम है 3 बार, माइनस का 15, और ये 13 लोगों में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। ऐसा होगा क्या बच्चों? क्या ऐसा होगा क्या? ये 5 ज्यादा है और ये, माफ कीजिए बेटा, ये 15 कम है, माफ कीजिए 15 कम है, 15 कम है, 5 कम नहीं है, माफ कीजिए 15 कम है। तो 10 प्लस अंदर आ रहा है बच्चों माइनस का 15/13, यानी 130 में से 15 घटाओगे, 115/13 डेविएशन लगाओगे, तब भी बात सेम है ना, तब भी कहानी सेम है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेज में, प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा में आपको ऐसे डेविएशन लगाना आना चाहिए, ऐसे डेविएशन की बात करनी आनी चाहिए। कैसे करेंगे काम? सुनो, एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से
500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। कितनी वायर खरीदी है बच्चे? 500 मीटर। हाँ जी बेटा, मैंने देखो 50 मीटर के रेट पर वायर खरीदी है। कितनी वायर खरीदी है वो छोड़ो, उसे मारो गोली। मैं कह रहा हूं जी, मैंने 500 मीटर वायर लिया है, इनमें से 50% वायर, बच्चों 50% का मतलब आधी वायर हमने 5% के लाभ पर बेच दी है, 5% के लाभ पर बेच दी है। ठीक, अगर पूरे सौदे में 10% का लाभ चाहिए तो बाकी की वायर को किस रेट पे बेचना चाहिए? बच्चों इनका रेशो 1 आ रहा है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 बनेगा। ये वायर आपको 15% पे बेचनी चाहिए क्या? आप एलिगेशन लगाओ, आप डेविएशन लगाओ, बात एक ही है। आप एवरेज लगाओ, डेविएशन लगाओ, एलिगेशन लगाओ। ये तरीके मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं कि अब तो आपको सवाल देखते ही समझ में आने लग गए होंगे। जैसे अब ये एक और सुनो, एक बात और सुनो। पल्लू हमारे घर के बहुत पास है भाई, हम जयपुर से जाते हैं, हनुमानगढ़ रास्ते में पल्लू पड़ता है बेटा। बिल्कुल गए, मां ब्रह्मणी के दर्शन करते हैं, लेकिन नवरात्रों में जा नहीं पाते, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, साथ में बच्चे होते हैं, तो अक्सर भीड़ को मैं मतलब अवॉइड करता हूं कि साथ बच्चे साथ होते हैं, ऐसी दुर्घटना होती है कई बार। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचता है, उसे लागत मूल्य के बराबर रुपयों में प्रतिशत लाभ होता है। देखो मेरी बात सुनो, कि अगर मान लो मैं आर्टिकल लाया 50 रुपए का तो 50% कमाऊंगा, अगर आर्टिकल लाया 100 रुपए का तो 100% कमाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि जितने रुपए का आर्टिकल लाओगे ना उतने ही परसेंट कमाओगे। तो 75 रुपए करने हैं, ऑप्शन से कर ले सवाल। देखो अगर मैं 150 रुपए का लाता तो 75 रुपए में बेचने पर तो लॉस होता। 50 रुपए का आर्टिकल लाता बच्चे, 50% कमाता, तो 25 रुपए कमाता और 75 रुपए में बेच देता, 75 रुपए में बेच देता। क्या आ रही है बात समझ में? क्या आ रही है बात समझ में? अब देखो बेटा, कहीं कहीं ना आप इसके तरीके पढ़ते हैं, आप तरीके पढ़ते हैं, लोग आपसे यूं कहते हैं कि 75 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनमें 10 का डिफरेंस आए। बच्चा कहता है जी 15 गुणा 5, मास्टर कहता है जी इनमें दोनों के आगे 0 लगा दो, फिर छोटे वाली संख्या को उत्तर मान लेना कि 50 रुपए का आर्टिकल लाओगे, इसका 50% कमाओगे, उत्तर बन जाएगा 75। ये इसका तरीका भी होता है, लेकिन ऑप्शन से करने पर मेरे को ज्यादा ईजी है। ऑप्शन से करने पर ज्यादा ईजी है, ऑप्शन से करने पर ज्यादा आसान तुम्हें बात लग रही है। तो 50 रुपए का आर्टिकल लाएंगे, ऑप्शन से कैसे करें? अरे हो तो गया दीपा, क्या करना है इसमें? जितने रुपए का आर्टिकल ला रहा हूं उतने परसेंटेज। देखो अगर मैं 40 का आर्टिकल लाता, इसका 40% कमाता 16 रुपए, तो 56 रुपए में ये आर्टिकल तुम्हारा बिकना चाहिए, 56 रुपए में आर्टिकल बिकना चाहिए, ऐसा। देखो ये आ गया बढ़िया सवाल, ये आ गया बढ़िया सवाल। मैंने 120 पुस्तिकाओं को 3 रुपए प्रति दर से खरीदा, उनमें से 1/3 भाग यानी कि 40 पुस्तिकाएं को 4 रुपए पर पुस्तिका के हिसाब से बेच दिया। ये मैंने बेची है बच्चों 4 रुपए के हिसाब से। 1/2 भाग यानी 60 पुस्तिकाएं मैंने बेची हैं 5 रुपए के हिसाब से। बाकी बच गई बेटा मेरे पास 20, इनको मैंने बेच दिया लागत मूल्य पे 3 रुपए के हिसाब से। तो आप बताओ, यहां से आपको मिल जाएंगे 160, यहां से मिल जाएंगे 300 और यहां से मिल जाएंगे 60। टोटल तुम्हें 520 रुपए मिल गए क्या? और कॉस्टिंग कितनी आई थी? सीपी कितना आया था? 360। एसपी कितना आ गया? 520। तो आपने कहा सर 4 से काटोगे 9 रुपए का सामान 13 में बिक रहा है, 4/9 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या उत्तर सवाल का बी आ गया? ये तो आपको शीट बड़ी आसान लग रही होगी बेटा, ये तो शीट बड़ी आसान लग रही होगी ना, क्योंकि आप पहले की बातों को पढ़कर आए हैं। तो ये सवाल तो एक्चुअली फ्री में होने वाले हैं। अब देखो इसके बाद ना बच्चों आपकी 2 क्लास और आएंगी, एक मंडे को और एक ट्यूसडे को। उस क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट में सारी वैरायटी पढ़ेंगे, सक्सेसिव क्या होता है और सब क्या होता है और वो सब बातें पढ़ेंगे। और वो जो नया कोर्स मैंने मैथ्स का आपका लाइव कर दिया है, मैंने सबमिट कर दिया है, वो आज शाम तक लाइव हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर नहीं हुआ तो मैं आकर उनसे बात कर लूंगा और ये कोर्स लाइव करवा दूंगा। अगर बाय चांस 1-2 दिन डिले होता है कोर्स स्टार्ट होने में, तो आप चिंता मत करना, आप पैनिक मत होना, कोर्स अपना आएगा, 500% आएगा। कई बार लाइव होने में थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, वो थोड़ी चिंता की बात है, पर इसको अपन जल्दी ही ठीक कर लेंगे, है ना? हाँ भैया बताओ किस बात में डाउट है? हाँ भैया नीरज जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा था कि थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज कम आ रही है आपकी मेरे पास।
सर मैं ये बोल रहा था कि सर मैं बी फार्मा किया हूँ। डी फार्मा किया आपने, ठीक है। जी जी सर, फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आ रही 2019 के बाद से, तो मैं SSC का तैयारी कर रहा था। अभी तक वैकेंसी आ गई है, तो मैं क्या फार्मेसी का भी प्रिपरेशन करूँ क्या साथ में? भाई ये एग्जाम तो आई थिंक स्टेट करवाती है ना? नहीं सर, ये SIC का है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो उसका सिलेबस भाई? सिलेबस सर 50% इसमें आएगा नॉन फार्मेसी, मतलब मैथ वो तो आपका जो रीजनिंग टेक्निकल का है, ठीक है, बाकी? और 50% आएगा फार्मेसी से। नहीं, नॉन फार्मा में क्या आएगा? मतलब ये मैथ्स रीजनिंग सब आएगा? जी, नॉन फार्मा में सर 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और जीके आएंगे, और फार्मेसी में 50 क्वेश्चन फार्मेसी से आएंगे। देखो वो तो जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आपकी कमांड कितनी है वो तो आप लोग अपना जानते हो ना, मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग जो आप ये पढ़ रहे हो वो सेम काम आपके आ जाएगी भाई। तो अगर आपने डिग्री इसमें कर रखी है तो उसका साथ साथ अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज इस प्रकार के लोग कम मिलते हैं। डी फार्मा के लोग आपको कम मिलेंगे, ऐसे मतलब मार्केट में घूमोगे ना तो 1000 में से कोई 5 लोग ही आएंगे मान लो। जी सर, और सर ना उसमें मैथ रीजनिंग का ना सर, मतलब लेवल मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था, मतलब 1 स्टेप में आंसर आ जा रहा था, इतना इजी इसका मैथ हाँ, ये रीजनिंग। जो भी एग्जाम होते हैं ना, लाइक एसएससी का एग्जाम होता है टेक्निकल वाला, तो उसमें भी मैथ रीजनिंग इजी आती है, क्योंकि वो एग्जाम एक्चुअली आपके जो सब्जेक्ट है डी फार्मा उन पे डिपेंड करता है भाई। अब उनके बारे में आपकी नॉलेज अगर बढ़िया है तो उसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, बढ़िया जॉब होती है, अच्छा काम होता है, बहुत कम काम करना पड़ता है डिपार्टमेंट में। तो वो आप अटेम्प्ट करो, अच्छी बात है अगर वैकेंसी आई है। मैथ्स और रीजनिंग तो आप जो इस लेवल की पढ़ रहे हो ना, इसके सामने वहां कुछ भी नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, अच्छा है। और जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज आपके सब्जेक्ट का, देखो सीजीएल 2024 का पेपर आने में अभी समय है अपने पास, अभी अपने पास मतलब मान के चलिए करीब करीब 8-7 महीने हैं। तो इतने महीने में आप बड़े आराम से बीच में ये एक एग्जाम दे लो, बात बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं सीजीएल तो अपने पास है ही, कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी मान लो यहाँ पे उस एग्जाम के लिए, काम तो यहाँ भी आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और कोई क्वेरी आपकी? नहीं सर, वो जनवरी में पेपर तो उसका टाइम भी कम है। हाँ नहीं, टाइम तो है सफिशिएंट। मैं कह रहा हूँ ना कि आपके सब्जेक्ट का नॉलेज आपको कितना है, बस वो फोकस कर लो। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो इससे आपकी हो जाएगी, इससे इजी आएगी भाई, इसमें उसमें कोई डाउट ही नहीं है बात में। बाकी मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, ठीक है भाई। चलो भाई, ये सवाल आई थिंक आप सेल्फ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं देखता हूं इसमें कोई नई बात। अच्छा ये सवाल देखो, हमने अभी अभी ये क्वेश्चन देखा था, एक घड़ी 144 रुपए में बेची, लाभ परसेंटेज की वैल्यू क्रय मूल्य के बराबर है। देखो ऑप्शन देखो, अगर मैं 72 रुपए का सामान लाकर 72% कमाऊंगा तो 144 तो कभी नहीं आ पाएगा, 144 तो कभी नहीं आएगा। लेकिन 80 रुपए का सामान लाकर अगर मैं 84 कमाऊंगा, यानी 80% कमाऊंगा, तो 64 रुपए कमाऊंगा और 144 का बेच दूंगा क्या? अरे 144 का बिक जाएगा ना। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना, 144 का कैसे बिकेगा? हाँ। तरीका मैंने देखो एक ये भी बताया है कि 144 के 2 टुकड़े करो, 10 का अंतर होना चाहिए, 18 गुणा 8, तो आपका उत्तर 80 रुपए आ गया। छोटी संख्या आती है, ये ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है। ये तो कुछ भी नहीं है। पहले 20% का लाभ कमाता है, 1 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो 40 का लाभ होगा, तो 20% का कारण 1 हो गया। तो आप बताओ पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य है? नहीं, बी आंसर नहीं बनेगा, उत्तर सवाल का बनेगा ए। आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, आपसे पहली स्थिति में विक्रय मूल्य पूछा है, तो 6 रुपए आंसर बनेगा। तो आपको बेटा मैंने शीट नंबर 4 तो दे दी ना, शीट नंबर 4 तो मिल गई आपको। तो अब आपको शीट नंबर 5 पे काम करना है, तो वो मैं आपको बेटा शीट अभी दे देता हूं। ये शीट आपको दोनों मिल जाएंगी, अपडेट सेक्शन में शीट आएगी, डाउनलोड करना, ट्राई करना, सॉल्व करना, बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो मंडे को मैं साथ हूं आपके, मैं करवा दूंगा। दीपा जी थोड़ा जल्दी बोलिए बेटा। हेलो। हाँ जी बेटा बोलिए, थोड़ा फास्ट बोलिए जल्दी। सर नमस्ते, आपको आज आ रही है मेरी? आज आ रही है, बढ़िया आ रही है, बताइए। चलिए ठीक है सर। सर मैंने आपका ना रीजनिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, और मेरा रीजनिंग में 40 नंबर तक मतलब बन जा रहे हैं, बट 5 और 10 नंबर मतलब दिक्कत कर रहा है उसमें। मतलब मैंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, पता नहीं कहाँ कमी आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा तो पता होगा कि किस टॉपिक के सवाल गलत हो रहे हैं आपके, तो आपको आइडिया होगा इस बात का। तो सर नहीं, मतलब आपसे पूरा सब किसी में जैसे गलती, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सब आ रहे, बस गलती थोड़ा सा जैसे दिक्कत, एक आध दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। नहीं, ये गलती बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। तो आप ना पहले ये नोटिस करो कि कोई एक टॉपिक पर्टिकुलर आपसे गलत हो रहा है या रैंडमली गलती हो रही है। अगर हो रही है तो बेटा फिर प्रैक्टिस फोकस करो आप। अगर टॉपिक पे देखो, पहले ना पेपर चैप्टर मेरी बात सुनो, पहले आप 10 क्वेश्चन पेपर रीजनिंग के मॉडल पेपर लो और उनको सॉल्व करो, कि एक आज करो, एक कल करो, एक परसों करना, ऐसे 10 पेपर एक दिन में नहीं, ऐसे 10 दिन करो। फिर आप इन पेपर को एनालिसिस करना कि मैंने इनमें गलतियां कहाँ कहाँ करी हैं, क्या क्वेश्चन सीरीज का मैं रोज गलत कर रही हूँ,
या क्वेश्चन सिलोजिज्म का मेरे से फंस रहा है, या मेरे से ये क्वेश्चन, एक एक कमी ढूंढो, कमी कहाँ है। अगर आपको लगता है कि मान लो मेरे को कभी गलती इसमें हो रही है, कभी इसमें हो रही है, इसका मतलब आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे थोड़ा सा ना पहले पेपर को एनालिसिस करो। ये बच्चों की मेरे से गलती हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। जैसे मान लो आपको कोई तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर क्या कहता है, पहले जांच करते हैं, तो जांच में पता लगना चाहिए कि कमी कहाँ पे है, फिर उस चीज की दवाई मिलनी चाहिए हमें। तो आप जल्दबाजी की बजाय ना पहले पेपर सॉल्व करो, 10 पेपर लगाओ, एक आज, एक कल, एक परसों, एक नेक्स्ट, एक नेक्स्ट, एक नेक्स्ट, फिर 10 दिन बाद में उन सारे पेपर का एनालिसिस करना, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, देन उसके बाद बात करेंगे, इसका इलाज करेंगे। ठीक है जी। जी सर। ओके। सर मैथ्स में जो है मेरा नंबर नहीं बढ़ पा, मतलब मैं सारे चैप्टर पढ़ तो लेती हूँ लेकिन उसका प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर नहीं पाती। बेटा जब इसमें आप मेरे दिक्कत आ रही साथ साथ क्लास पढ़ोगे, तुरंत बाद में प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सेट बनना चाहिए। हम इतनी आराम से एक एक टाइप के आपको है। सर आप पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन समझ में भी आता है, ऐसा नहीं है कि हम कर भी नहीं पाते, लेकिन जैसे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करती हूँ ना, तो मॉक दो टेस्ट चार अभी मत करो क्वेश्चन। ना, मॉक टेस्ट अभी मत करो बेटा। पहले आप शीट को 2-3 बार लगाओ आराम से। पहले आप शीट को 2 बार 3 बार शीट को रगड़ रगड़ के सॉल्व करो। आपको मतलब शीट पूरी आने लग गई ना, तो पेपर का कोई सवाल बच ही नहीं पाएगा आपसे। जी सर। क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।